एपिसोड की स्टार्टिंग में एमसी अपनी ऑस्ट्रिच से कहता है कि अली बाबा अब समय आ चुका है कि अब हमें यहाँ से जाना होगा, मैं तुम पर सब कुछ निर्भर करता हूँ। और जब उनकी बातें चली रही होती हैं तभी पीछे से कोई हमारे एमसी को बुलाता है और उसे बुलाने वाला कोई और नहीं बल्कि में मिस लिया होती है, जो कि अपना हॉर्स लेकर वहाँ पर पहुंच जाती है। लेकिन अपना ऑस्ट्रिच जैसे उस हॉर्स को देखता है तो उसकी हवस बाहर निकल पड़ती है और उसके साफ साफ दिखने लगती है, जिसको देखकर एमसी भी काफी शौक होता है और उससे कहने लगता है कि अली बाबा क्या तुम्हारा दिमाग होश में तो है, वो तो तुम्हारी स्पीसीज भी बिल्कुल बिलोंग नहीं करता। ये बात सुनकर अली बाबा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है और वो अपना मुंह फेर लेता है। लेकिन हमारा एम्स उसे शांत कराता है और उससे कहने लगता है कि कैसा रहेगा अली बाबा, जब हम ट्रिप से वापस आ जाएंगे तो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा। ये बात सुनकर अली बाबा बहुत ही तो खुश हो जाता है। और जब इन दोनों की इस तरह की बातें चली रही होती हैं तो मिस लिया हमारे एमसी से पूछती है कि आखिरकार तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे हो। ये बात सुनकर एमसी काफी शौक हो जाता है और कहने लगता है कि कुछ भी नहीं है, हमें चलना चाहिए। और तभी सफर करते करते वह लोग काफी ज्यादा थक जाते हैं तो रात हो जाती है और उसी के साथ वे आराम करने के लिए कैंप लगा लेते हैं। तभी हमारा एमसी उससे पूछने लगता है क्या तुमने यहाँ पर एक नई स्वॉर्ड खरीद ली है क्या मिस लिया। तभी लेहा उसे बताने लगती है कि जो मेरी पुरानी स्वॉर्ड थी वो तो खैर दूसरी बदल चुकी थी, क्योंकि टूट चुकी है, खराब भी हो चुकी है, लेकिन ये स्वॉर्ड मैं अभी तुम्हें दिखा रही हूँ मैंने खरीदी नहीं है, बल्कि ये मेरे गास्टर क्लासेस की तरफ से मुझे ये इनाम के तौर पर दी थी या फिर उन्होंने मुझे दी थी। ये स्वॉर्ड उनकी थी और उन्होंने मुझसे ये कहा था कि जो वेपन है वो मुझ पर सबसे ज्यादा सूट करता है। ये बात सुनने के बाद एमसी काफी शौक हो जाता है और उससे कहने लगता है कि कलगस वाकई में वो हिस्ट्री की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट नाइट तुम्हारी मास्टर थी। ये बात सुनने के बाद लिया उससे कहने लगती है कि हाँ ऐसा ही कुछ कहा जाता है बाहर। तो जब मैं बहुत ज्यादा छोटी लड़की थी, मतलब छोटी बच्ची थी, तब मैंने अपने पेरेंट्स को खो दिया था और उस वक्त मैंने ऑर्फनेज में पली बड़ी थी और ओगा किंगडम के, जब मुझे स्लेव ट्रेडर के द्वारा मुझे पकड़ लिया गया था और स्लेव की तरह ले जाया जा रहा था और ब्लैक किंगडम की तरफ, तब मेरी मास्टर ने आकर जाने की कालगस ने मुझे उस समय पर बचाया था और मुझे अपने अंडर में लेकर मुझे स्वॉर्डमैनशिप सिखाई, मैजिक सिखाया और उसके गाइडेंस में जाकर मैं बहुत ज्यादा पली बड़ी हूँ। और जब मैं बड़ी हो गई तो मैं हमेशा से उसकी तरह बनना चाहती थी, उसके फुटस्टेप पर चलना चाहती थी और मर्सनरी बन गई। और उसके बाद उसने अपनी मैजिक स्वॉर्ड मुझे गिफ्ट के तौर पर दे दी। जब मैं अचानक से बहुत ज्यादा फाइट के बीच में व्यस्त थी और मैंने ध्यान नहीं दिया, वो अचानक से वहां से गायब हो गई थी और उस वक्त से वो मुझे बिल्कुल भी नहीं मिली, जैसे ये कुछ वो कभी मौजूद ही नहीं थी। और इतने समय से आज तक मैं अपने मास्टर को ढूंढने में लगी हूँ, लेकिन मुझे उनके बारे में एक छोटा सा क्लू भी नहीं मिला। ये बात सुनकर एमसी भी काफी सरप्राइज हो जाता है। तभी लेहा जोश में आती है और उससे कहने लगती है लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए मैं कभी भी गिव अप नहीं करने वाली। मैं अकेडमी में ट्रिप इसलिए वापस से लेना चाहती थी ताकि मैं इसका फायदा उठा सकूं, क्योंकि मैं चाहती थी कि मुझे ऐसा मैजिक सिखाया जिससे कि मैं दूसरे बंदे को ट्रैक कर सकूं, और स्वॉर्ड मैजिक भी मुझे सीखना ही था अच्छी तरीके से। और इतना सब कुछ बताने के बाद वो शांत होती है, उदास होती है, उससे कहने लगती है कि आखिरकार मैं तुम्हें इतना सब क्यों बताने में लगी हुई हूँ, वैसे भी लेट हो चुका है, अब हमें सोने के लिए चले जाना चाहिए। ये बात सुनकर एमसी उसे गुड नाइट के देता है और वह दोनों के दोनों वहां से अंदर वो चली जाती है और हमारा एमसी वहीं पर बैठा रह जाता है। जब उनकी कन्वर्सेशन खत्म हो जाती है तभी उसकी जेब के रिंग जो होती है, रिंग में से हमारी बटरफ्लाई बाहर निकलती है, जो कि उबासियां लेकर निकल रही होती है, क्योंकि काफी ज्यादा देर तक सोने के कारण उसके शरीर में भी उसे ऐसा लग रहा होता है जैसे कि काफी ज्यादा थक चुकी है। खैर अब नींद खुली चुकी है तो वो बाहर आ चुकी है बात करने के लिए। ये देखने के बाद एमसी काफी शौक होता है और उससे कहने लगता है कि अचानक से तुम यहाँ पर बाहर कैसे आ गई हो, अगर तुमने यहाँ पर कुछ भी कहा तो लिया तुम्हें सुन लेगी। ये बात सुनने के बाद बटरफ्लाई उससे कहने लगती है कि जब तक तुम यहाँ पर चिल्ला कर बात नहीं करोगे तो मुझे नहीं लगता कि वो हमें सुन भी पाएगी। ये बात सुनकर एमसी उससे कहने लगता है कि अच्छा तो मुझे लगता है कि क्या तुम्हारे बाहर आने का कोई कारण है। तभी बटरफ्लाई उससे कहने लगती है कोई पर्टिकुलर कारण तो नहीं है, मैं बस कुछ ताजी हवा लेना चाहती थी बाहर आने के बाद, क्योंकि काफी समय से मैं उस रिंग के अंदर मौजूद थी और मैंने तुम्हारी कन्वर्सेशन को भी सुना। ये बात सुनने के बाद एमसी काफी सरप्राइज हो जाता है और उससे कहने लगता है कि इसका मतलब ये हुआ कि तुम कालगस को जानती हो इससे पहले। तभी बटरफ्लाई उससे कहने लगते है कि मुझे कालगस को जानती हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि इस वक्त वह कहाँ पर है। अगर तुम वाकई में दूसरों की परेशानियों को इतनी जल्दी सॉल्व करना चाहते हो, इतनी इच्छा से सॉल्व करना चाहते हो, तो कैसा लगा कि अगर तुम सबसे पहले अपनी परेशानियों को सॉल्व कर लो, क्योंकि तुमने अपनी कई सारी ऐसी बातें इस गर्ल को अपने वर्ल्ड के बारे में बता रखी हैं जो कि तुम्हारी जुबान से वैसे ही अपने निकल पड़ती हैं। क्या तुम इस बात को लेकर चिंता में नहीं है कि वो तुम पर लेकर थोड़ी सस्पिशियस हो जाएगी। ये बात सुनने के बाद एमसी थोड़ा सोचता है और उससे कहने लगता है कि वो बस एक एक्सीडेंट था, मेरी जुबान से वैसे ही फिसल गई। ये बात सुनने के बाद बटरफ्लाई उससे कहने लगती है कि तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हारे वर्ल्ड में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें हैं, अगर यहाँ पर कोई ऐसा मौका मिलता है तो मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे वहाँ पर घुमाने के लिए जरूर ले जाओ। ये बात सुनने के बाद एमसी काफी सरप्राइज हो जाता है और उससे कहने लगता है कि अच्छा ठीक है, अगर कोई चांस आता भी है तो हम उसके बारे में तभी बात करेंगे। और तभी बटरफ्लाई वापस से नींद आने लगती है तो वो उससे कहने लगती है कि मैं वापस से बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ तो मैं सोने के लिए वापस जा रही हूँ। और वो वापस से अपनी रिंग में चली जाती है तो हमारा एमसी मन में सोचते हुए कहने लगता है कि तुम एक प्रिंसेस हो, वो भी डेथ की, तुम तो बिल्कुल भी वापस नहीं जा सकती हमारे उस वर्ल्ड में। और तभी उनका सफर वापस से शुरुआत होता है और हमारा एमसी जब उबासियां ले रहा होता है तो इसलिए उससे कहने लगती है कि तुमने कल रात को अच्छी तरीके से नींद नहीं ली क्या, जिसको देखकर एमसी सरप्राइज हो जाता है और उससे क्या लगता है कि मैं बस थक चुका हूँ। और लिया को थोड़ा सा डाउट तो होता है इस पर। और जब वो रास्ते में थोड़े आगे जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें स्केलेटन्स मिलते हैं। इसे देखने के बाद एमसी काफी सरप्राइज हो जाता है और उससे क्या लगता है कि आखिरकार जितने भी मॉन्स्टर्स है वो यहाँ पर क्या करने में लगे हुए हैं। तभी लिया उसे बताने लगती है कि हम लोग ओगा किंगडम के
काफी ज्यादा नजदीक आ चुके हैं। और तुम्हें ये बात तो पता ही होगा कि ओगा किंगडम के पास ब्लैक किंगडम भी मौजूद है, तो ये नॉर्मल सी बात है कि इस तरीके के मॉन्स्टर यहाँ पर आ जाते हैं कभी कभी। लेकिन तुम्हें फिर भी इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है कि आखिरकार ये किस तरीके के मॉन्स्टर है, क्योंकि ये बेना मुकाबला बिल्कुल भी नहीं कर सकते और वो एक झटके में दोनों के दोनों मॉन्स्टर को वहीं पर मार देती है। और कई सारे दिनों के ट्रेवल के दौरान कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि आखिरकार इस लड़की के सामने कितने ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर आ जाते हैं, वह सभी के सभी मॉन्स्टर को मारने में कामयाब रही। और इतनी ज्यादा कठिनाइयों को परेशान सामना करते करते वो लोग एक जगह पर पहुंच जाते हैं। और तभी एमसी पूछने लगता है कि हमें कितना समय लगने वाला है। तभी लेया कहने लगता है कि ऑलमोस्ट हम पहुंच ही गए हैं, जरा सामने देखो। और यहाँ पर इनकी जो ट्रिप थी ओगा किंगडम की तरफ जाने के लिए वो यहाँ पर खत्म होती है। जब हमारे एमसी को सामने एक टावर दिखाई देता है तो वो उससे पूछता है क्या ये लाइट का टावर है। और फिर ये लोग अंदर जाकर देखने लगते हैं पूरी मार्केट की तरफ, जहाँ पर हमारे एमसी को कई सारे कास्टर्स देखते हैं तो वो उनको देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और कहने लगता है कि मानना तो पड़ेगा, यहाँ पर वाकई में बहुत ज्यादा कास्टर्स मौजूद है। ये बात सुनकर लिया उससे समझाते और उससे एक्सप्लेन करते हुए उससे कहने लगती है कि ये जगह पूरी तरीके से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस जगह है पूरी की पूरी मैजिक अकेडमी में। तो बेसिकली सी बात है कि ये मैजिक टाउन के नाम से भी जाना जाता है। तभी एमसी की नजर वहाँ के इक्विपमेंट पर जाती है, जिसको देखने के बाद कहने लगता है कि यहाँ पर सारे के सारे जितने भी गियर्ड मौजूद है वो कास्टर्स के लिए हैं। और तो और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि वे मैजिक बुक्स भी यहाँ पर रिलेटेड से मौजूद है। यहाँ तक कि जहाँ की डेजर्ट शॉप भी बड़ी अजीब चीजों से भरी पड़ी है। क्या ये चीज वाकई में खाने लायक भी है। तभी लिया उसे बताने लगती है कि तुम्हें याद है तुमने वो मैजिक स्टोन खरीदा था, वहाँ पर स्पेल स्टोन खरीदा था, तुम यहाँ पर भी उसे खरीद सकते हो। ये बात सुनकर एमसी काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। तभी लिया उसे फिर से बताने लगती है कि यहाँ पर सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैं इस टाउन के अंदर ही इस स्टोर के पास ऐसे मैजिक मशीन मौजूद है जो कि तुम खरीदना चाहोगे और मैं जानती हूँ कि तुम अफोर्ड कर सकते हो, उन्हें खरीद भी सकते हो। जिसको देखने के बाद एमसी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उससे कहने लगता है कि डैम मानना पड़ेगा, ये तो वाकई में डिफरेंट टाइप की चीजें हैं, यहाँ पर हर तरीके के आइटम मिल रहे हैं मुझे। दूसरे मन में सोचते हुए कहने लगता है कि डैम मानना तो पड़ेगा, एक बार मेरी ये जॉब खत्म हो जाए तो मैं यहाँ पर वापस आऊंगा, यहाँ पर अच्छे आइटम्स को देखने के लिए, अपने लिए खुद पर्सनल के लिए। तभी एमसी उसको तरफ जाने लगता है, उसके साथ साथ उसके हाथ में थोड़ा सा पेन होता है तो वो अपने हाथ घुमाकर उससे कहने लगता है कि अब समय आ चुका है कि हम लोग काफी समय से विल्डरनेस में घूमने में लगे हुए थे, अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा रिलैक्स होना चाहता हूँ। तभी लिया उससे कहने लगता है कि तुम्हारी बात में दम तो है, चलो हम लोग पहले ब्रेक ले लेते हैं। तभी एमसी उससे कहने लगता है कि जब तक हम लोग वापस से उस वियर्ड से अजीब से डेजर्ट में नहीं जाए तब तक हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन मिस लिया की नजर किसी चीज पर जाती है जिसको देखने के बाद वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उससे क्या लगती है कि स्लाइम जरा उस शॉप को तो देखो, वो देखने में काफी ज्यादा अच्छी लग रही है, हमें वहां पर जाना है। और तभी पता चलता है कि हमारी जो मिस लिया है वो वहां पर केक खाने लगती है, डेजर्ट खाने लगती है, जिसको देखकर वो काफी ज्यादा खुश होती है। और जब ये बात एमसी को पता चलती है तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और उससे कहने लगती है कि तुम इस बात को लेकर श्योर हो कि तुम्हें इतना मीठा खाना है। तभी मिस लिया उससे कहने लगती है कि तुम्हें पता ही होगा कि अगर तुम अच्छी तरीके से कंसंट्रेट करना चाहते हो मैजिक को तो तुम्हें ज्यादा से ज्यादा शुगर खानी चाहिए। मुझे नहीं पता ये किस तरीके का लॉजिक है, बट इस बात से हमारा एमसी एग्री हो जाता है। और जब वह बातें कर ही रहे होते हैं तभी कुछ कास्टर्स लोग भी वहां पर आ जाते हैं, जिसको देखने के बाद एमसी उससे पूछता है कि ये सभी के सभी मैजिक एकेडमी के स्टूडेंट्स हैं। तभी लिया उससे कहने लगती है कि जो स्टूडेंट है वो कभी कभी यहाँ पर आते रहते हैं, लेकिन जब हमारा एमसी ध्यान से देखता है तो उसकी दिमाग की बत्ती जलती है और उससे कहने लगती है क्या तुम इस बात को लेकर श्योर हो कि जगह किसके लिए बनी हुई है। अगर वाकई में स्टूडेंट यहाँ पर इस तरीके से आते हैं, लेकिन इस जगह को देखकर तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि यहाँ पर सभी के सभी लोग डेट के लिए आए हुए हैं और सभी के सभी लोग कपल्स हैं। ये बात जानने के बाद लिया काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और शर्म के मारे उसका चेहरा पूरी टमाटर की लाल पड़ जाता है। उससे क्या लगता है कि अब समय आ चुका है, अब हमें अकेडमी की तरफ जाना चाहिए। ये बात सुनकर एमसी उससे क्या लगता है लेकिन अभी अभी तो हम आए हैं, इतनी जल्दी हम जाके क्या करेंगे। और वो लेहा को रोकने की कोशिश भी करने लगता है लेकिन वो रुकती नहीं है और फाइनली वह लोग उस मैजिक एकेडमी में पहुंच जाते हैं, जिसको देखकर एमसी काफी खुश होता है और उससे क्या लगता है कि मानना पड़ेगा इनकी स्टाइल में दम तो है। जब वे लोग गेट पर पहुंच जाते हैं तो सिक्योरिटी गार्ड उससे कहने लगता है कि आखिरकार तुम कौन हो और किससे मिलने के लिए आई हो। तभी लिया उसे एक्सप्लेन करती है और उससे कहने लगती है कि मैं फिल्स की फ्रेंड हूँ और मैं यहाँ पर उस पर्सनल मैटर में उससे मिलने के लिए आई हूँ। तभी सिक्योरिटी गार्ड उससे कहने लगता है कि जरा 1 मिनट रुको, मैं पूछता हूँ अभी। तभी फिर उससे कहने लगता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आई हो। तभी लिया उससे कहने लगती है कि काफी समय बाद मिले फिल, मैं अपने फ्रेंड को तुमसे कुछ पूछने के लिए लेकर आई हूँ, वो तुमसे कुछ पूछना चाहता है। तो तभी फिर उससे कहने लगता है सिक्योरिटी गार्ड से कि ये मेरे फ्रेंड्स है, तुम उन्हें अंदर आने दो। सिक्योरिटी गार्ड तुरंत मान जाता है और उन्हें अंदर आने की परमिशन भी मिल जाती है और वह दोनों के दोनों अकेडमी के अंदर बिना किसी परेशानी घुस जाते हैं। जब एमसी जा रहा होता है तो वो देखकर काफी ज्यादा शॉक होता है और उससे पूछने लगता है कि आखिरकार जो फिल है वो किस तरीके से दिखाई देता है, मैंने इससे पहले इससे कभी नहीं देखा है। तुमने कहा था कि वे एक हाई लेवल का कास्टर है, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि वे बहुत ज्यादा हैंडसम यंग मैन है या फिर एक मिस्टीरियस ओल्ड गीजर यानी कि एक बुढ़ऊ। तभी लिहा उसको कहती है और उससे कहने लगती है कि तुम जब उसे देखोगे तो काफी शॉक हो जाओगे। तभी पीछे से फिल निकलता है और उससे कहने लगता है कि लिहा तुमसे मिलकर मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। लेकिन जब हमारा एमसी देखता है तो उसका मुंह फटा का फटा रह जाता है और लिहा उससे कहने लगती है कि तुमसे मिलकर मुझे अच्छा लगा। और तभी हमें फिल को दिखाया जाता है लेकिन हमें पता
चलता है कि ये तो एक नंबर का फैटी रखा हुआ है, बहुत ज्यादा मोटा है। हमारे एमसी के जितने भी सपने होते हैं वो चूर चूर हो जाते हैं। और उसे अपने आप से इंट्रोड्यूस करवाता है एमसी और उससे कहने लगता है कि तुमसे मिलकर मुझे अच्छा लगा, मेरा नाम जी लेंगे और मैं करंटली एक इंश्योरेंस कंपनी चलाता हूँ और मैं यहाँ से तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। लेकिन अपने बिजनेस के बारे में जैसे ही बताने लगता है तो वो फिर उसे बीच में रोक देता है और उसकी बात को ना सुनते हुए वो डायरेक्टली जाकर मिस लिया के पास जाता है और उससे कहने लगता है कि तुम यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए आई हो। मैंने बिल्कुल सही कहा ना, मुझे ये बात जानकर काफी ज्यादा खुशी हुई। लेकिन लिया उससे कहने लगता है कि नहीं, मैं तुमसे मिलने के लिए नहीं आई हूँ, बल्कि मैं अपने दोस्त को तुमसे मिलवाने के लिए आई हुई हूँ। जो मैं तुमसे मिलना चाहता है वो यह बंदा है। ये बात सुनने के बाद वो बंदा काफी ज्यादा बिल्कुल भी भाव नहीं देता हमारे एमसी को, तो उससे कहने लगता है कि फिर से बताओ आखिरकार तुम कौन हो बे। ये बात को सुनने के बाद ये बात हमारे एमसी के दिल पर लग जाती है और मन में सोचते हुए क्या लगता है कि मैंने अभी भी तो इंट्रोड्यूस करवाया था। खैर इस वक्त इसे काम की जरूरत, सीधी बात है कि इसे शांत रहना ही पड़ेगा और वापस से अपना इंट्रोड्यूस करवाता है और कहने लगता है कि मैं इंश्योरेंस कंपनी चलाता हूँ, मेरा नाम जी लेंगे है और मैं करंटली तुमसे ट्रैकिंग मैजिक के बारे में पूछने के लिए आया हूँ। तभी फिर उससे कहने लगता है कि आखिरकार तुम जैसा एक मर्चेंट ये यहाँ पर इतना ज्यादा इंटरेस्ट क्यों दिखाने में लगा हुआ है मैजिक में। तभी एमसी कहने लगता है कि ये बहुत ज्यादा लंबी कहानी है। तभी फिर बीच में उसको फिर से काटता है और उससे कहने लगता है कि मैं इस तरीके से यहाँ पर लिया को खड़े खड़े इंतजार नहीं करवा सकता, तुम चलो मेरे ऑफिस में, वहां पर बात करेंगे। और वह जब लोग जाने लगते हैं तो हमारा एमसी लिया के साथ साथ चलता है, तो फिल को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो उसे घूरने लगता है। एमसी उससे पूछने लगता है लिया तुम मुझे ये बताओ आखिरकार तुम दोनों के बीच की रिलेशनशिप है फिल के साथ वो कैसी है। तभी लिया उससे कहने लगता है कि हम दोनों बस एक दोस्त हैं, भले ये बंदा मुझे अपने आप को कुछ दूसरी तरीके से डिफरेंट तरीके से देखता है लेकिन मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं बस अपना दोस्त समझती हूँ। और फिल के ऑफिस में पहुंच जाते हैं वो लोग। तभी फिल उसे कॉफी देता है लिया को और उससे कहने लगता है कि जहाँ पर मैंने तुम्हारे लिए बेस्ट टी और स्नैक का इंतजाम किया हुआ है, लेकिन हमारे एमसी को क्या देता है, बस पानी और बेकार सा चेहरा बनाते हुए उससे कहने लगता है कि आखिरकार तुम्हें ट्रैकिंग मैजिक में इतना इंटरेस्ट क्यों हो रहा है, तुम मुझे बताओ क्या पूछना चाहते हो। इतना सुनने के बाद एमसी जैसे कुछ कहने को होता है तो वो फिर एक बार फिर से उसे रोकता है और उससे कहने लगता है कि मैं तुम्हें पहली वार्निंग देना चाहता हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ ब्यूटीफुल वुमेन में और डिलीशियस फूड में इंटरेस्ट दिखाता हूँ। लेकिन अगर तुम ऐसा कहने वाले हो जिसमें मुझे बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है तो तुम फालतू की बकवास करो और पहली फुर्सत में निकल लो यहाँ से। ये बात सुनने के बाद लिया को गुस्सा आ जाती है तो वो चिल्लाने लगती है, लेकिन हमारा एमसी से शांत करता है और उससे क्या लगता है कोई बात नहीं लिया, मैं ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ। तभी एमसी उससे कहता है और समझाता है कि मेरे पास एक ऐसा बिजनेस प्लान है जिसका पोटेंशियल इतना ज्यादा है कि वो पूरे के पूरे वर्ल्ड को बदल के रख देगी, लेकिन इसे प्रोडक्ट को कंप्लीट करने के लिए हमें यहाँ पर एक हाई लेवल के कास्टर की जरूरत पड़ रही है जो कि ट्रैकिंग मैजिक को हमें एक्सप्लेन कर सके, उसके पास अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो इस मैजिक को लेकर, ये तुम्हारे लिए काफी इतना इंटरेस्ट जगाने के लिए। ये बात सुनने के बाद एमसी वो बंदा फिर उससे एमसी से पूछता है कि आखिरकार उसके बदले में रिवॉर्ड क्या मिलेगा। तो एमसी उससे कहने लगता है कि मेरा जो प्रोजेक्ट है वो काफी ज्यादा तेजी से ग्रो होने में लगा हुआ है और काफी ज्यादा तेजी से कंप्लीट हो रहा है, तो मुझे लगता है कि जो फंड की शॉर्टेज है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम मेरी मदद करते हो कंप्लीट करने में मेरा प्रोडक्ट, तो इसके बदले में मैं तुम्हें 3000 गोल्ड पेमेंट देने के लिए तैयार हूँ, कैसा लगा तुम्हें। ये बात सुनने के बाद वो हंसता है और कहने लगता है कि बस 3000 गोल्ड कॉइन, तुम्हें ये लगता है कि ये कुछ ज्यादा ही कम है एक हाई लेवल के कास्टर के लिए जैसे कि मैं। ये बात सुनने के बाद एमसी उससे पूछने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम कितना पेमेंट लेना चाहते हो, लेकिन फिर उसकी बात सुनने के लिए तैयारी नहीं है और उससे कहने लगता है कि बहुत हो गई तुम्हारी बकवास, मैं ऑलरेडी देख सकता हूँ कि तुम कास्टर के लेकर कोई भी सिंसियरिटी नहीं दिखाना चाहते और तुम एक बार बता दो कि मुझे मर्चेंट लोगों से काफी ज्यादा नफरत होती है, तुम जैसे लोगों से जो कि सिर्फ पैसों के बारे में सोचते हैं, और मैं मैजिक के सेक्रेट नेम को तुम जैसे बंदों के हाथों में नहीं लगने दूंगा, नहीं खराब होने दूंगा उन्हें। ये बात सुनने के बाद लिया उससे कहने लगते कि फिर तुम कुछ ज्यादा ही बकवास करने में लगे हुए हो, यहाँ पर सलाइम तुमसे वाकई में मदद मांगने के लिए आया हुआ है, मैजिक के बारे में सीखना चाहता है, लेकिन तुम यहाँ पर उसकी बेइज्जती करने में लगे हो। लेकिन हमारा एमसी से शांत करता है और उससे कहने लगता है कोई बात नहीं लिया, ये मुझे ये जो भी कहने में लगा हुआ है वो सच है और मैंने अभी तक अपना वर्क ठीक से नहीं किया था शायद इसीलिए। ये बात सुनकर वो लिया कुछ भी नहीं कह पाती और हमारा एमसी खड़ा होता है और उससे कहने लगता है कि मुझे लगता है कि जो फिल है वो हमारी मदद बिल्कुल नहीं करना चाहता, मुझे बस दूसरे बंदे को ढूंढना होगा जो कि मेरी मदद करना चाहता है और पूरी पूरी दुनिया को बदलना चाहता है, और उसकी बेइज्जती करता है हमारा एमसी। और उससे कहने लगता है कि तुम इसे टीनी से लिटिल कॉर्नर में पूरी की पूरी दुनिया जो कि तुम्हारी बस एक छोटे से कमरे में है, तुम बस यही बने रहो, तुम्हारी पूरी की पूरी जिंदगी यही निकल जाएगी और तुम्हारा चेहरा और तुम्हारा जो वुमन को चेज करने का सपना है वो भी खराब हो जाएगा और तुम बस सपना ही देख के रह जाओगे और कुछ भी नहीं। जब एमसी उसे इतनी ज्यादा सुनाता है तो हमारी लिया भी उससे कहने लगती है कि फिल मैं तुम्हें देखकर वाकई में बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हुई हूँ। ये बात जानने के बाद फिल काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। ये जानकर फ्लिप काफी ज्यादा शॉक होता है और चिल्लाते उससे कहने लगता है कि जरा 1 मिनट रखो, ठीक है मैं तुम्हें 3 मिनट देने के लिए तैयार हूँ, 3 मिनट के अंदर अंदर मुझे तुम सबको समझाओ कि आखिरकार तुम्हारा प्रोडक्ट किस तरीके से दुनिया को बदलने वाला है। उसके बाद हमारा एमसी उसे अपना प्रोडक्ट दिखाता है और उसे कहने लगता है कि ये 3 मिनट के अंदर अंदर मैंने अपने सारी की सारी डिटेल्स इसे प्रोवाइड करवा दी और किस तरीके से हम इस वेंसेंट फ्लावर का इस्तेमाल करने वाले हैं अपने प्रोडक्ट के लिए। और इन 3 मिनट के दौरान इसकी जो एक्सप्रेशन थी बिल्कुल खराब सी लगने में लगी हुई थी, वो अचानक से सीरियसनेस में आ जाता है
जब उसे इस प्रोडक्ट के बारे में पता चलता है, जब वो पहले मेरा मजाक उड़ाने में लगा था लेकिन अब सीरियस हो चुका है काफी, और एक बार उसे जब कुछ पता चल जाता है तो वो इसमें इंटरेस्ट दिखाने लगता है। अगर हम वाकई में इस बीन का इस्तेमाल ग्लोबल रेंज की तरह कर सकें, कम्युनिकल मैजिक तो बिल्कुल पास्ट का रिलिक बनकर रह जाएगा फिर तो, और दूसरे दूर दूर तक कम्युनिकेट करना बिल्कुल हमारे लिए बिल्कुल बहुत ज्यादा आसान होने वाला है। इससे वाकई में दुनिया बदल जाएगी, तुमने जो कहा था। इतनी तारीफ सुनने के बाद एमसी उससे कहने लगता है, मैं ये आइडिया इसलिए लेकर नहीं आया हूँ ताकि जो कम्युनिकेशन मैजिक है हमें से पूरी तरीके से मिटा सके, बल्कि मैं ये सब इसलिए करने में लगा हूँ ताकि हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सके बिना किसी परेशानी के। अगर कम्युनिकेशन की स्पीड डायरेक्टली बढ़ जाती है तो जो सोसाइटी है वो भी काफी ज्यादा ग्रो होना चालू हो जाएगी। अगर इस तरीके से कम्युनिकेशन बढ़ जाता है इस वर्ल्ड का, तो मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि हम लोग एक नए एरा में कदम रखेंगे अपना। ये बात जानने के बाद फिलिप काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उससे कहने लगता है कि जैसा कि मैंने लिया के फ्रेंड से उम्मीद की थी, तुम वाकई में बहुत ज्यादा अच्छे बंदे हो, अच्छे मर्चेंट हो दूसरों के मुकाबले में। तुम सिर्फ और सिर्फ अकेले मर्चेंट ही नहीं हो बल्कि बहुत स्मार्ट भी हो। ये बात सुनकर इतनी तारीफ सुनता है तो एमसी कहने लगता है कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तभी फिलिप कहता है कि अच्छा ठीक है, जो तुमने मुझे गोल्ड पेमेंट देने का ऑप्शन पे जो दिया था 300,000 गोल्ड का, आई मीन 3,000 सॉरी, मैं इस पेमेंट को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं इसके बदले में थोड़े शेयर्स भी खरीदना चाहूंगा तुम्हारे, और रॉयल्टी भी मिलेगी, स्पेशल अधिकार कह सकते हो। ये बात सुनकर एमसी कहने लगता है कि हाँ मैंने तो इसके बारे में पहले ही सोच लिया था, तो लेकिन तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें 5% शेयर्स देने के लिए तैयार हूँ, इस अपनी जितनी भी रेवेन्यू होगी उसका। ये बात सुनने के बाद वो फिलिप उससे कहने लगता है कि नहीं 5% मेरे लिए काफी नहीं होगा, मैं तुम्हें 10% दूंगा। ये बात सुनकर एमसी काफी सरप्राइज होता है और कहने लगता है कि ऑनेस्टली बताओ, मैं वाकई में तुम्हें और भी ज्यादा देना चाहता था, लेकिन तुम्हें तो इस बारे में पता ही होगा कि फेंगलू की जो रेट है टैक्स के वो कितने ज्यादा हाई है, जितना मैं प्रॉफिट मार्जिन निकालूंगा ऑलरेडी मेरे लिए काफी ज्यादा स्मॉल मार्जिन निकलने में लगा हुआ है। ये सब जानने के बाद फिलिप को कुछ ऑप्शन नहीं बचता तो वो उस पर एक्सेप्ट कर लेता है 5% पे, और बीन को उठाने के बाद वहां से निकल पड़ता है। उससे क्या लगता है कि मैं जल्द से जल्द इसके बारे में पता लगा लूंगा ट्रैकिंग मैजिक से एनालाइज करने के बाद, और जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी मैं तुम्हें जल्दी बता दूंगा। ये देखने के बाद लेया उससे पूछने लगती है कि फिलिप तुम कहाँ पर जा रहे हो। तभी फिलिप उससे कहने लगता है कि मुझे यहाँ पर थोड़ा बहुत सोचने की जरूरत है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर अजीब अजीब तरह के डिफरेंट टाइप के ट्रैकिंग मैजिक इस्तेमाल करने की कोशिश करूंगा इस वीन के अंदर, फिर देखूंगा कि आखिरकार इसकी जो यूनिक मैजिक मार्क है वो बनाया जा सकता है। अब जबकि हम लोग वाकई में बहुत ज्यादा मात्रा में इन वीन्स को प्रोड्यूस करने वाले हैं, तो ये हम लोग जो करंट मार्क है उन्हें वापस से इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो मैंने इसका एक अजीब तरीके का फंक्शन बनाने की कोशिश की है कि हम एक पर्टिकुलर नंबर दे देंगे हर एक डिवाइस को, अगर कोई बंदा उस नंबर को फॉलो करता है, उस पर डायल करता है, एक मोबाइल की तरह अगर डायल करेगा तो वो सिर्फ उस पर्टिकुलर वीन से कनेक्ट करेगा। जब इतनी डिटेल्स हमारे एमसी को वो एक्सप्लेन कर देता है तो एमसी इस बात को जानकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और मन में सोचते हुए कह रहा था ये एक नंबर चेन बनाना चाहता है नंबर्स की। बेसिकली देखे तो एक फोन नंबर, मैंने इस बारे में कभी सोचा भी नहीं था कि ये इस चीज को सेल फोन में बदल देगा। तभी बिल उससे कहने लगता है कि ये पार्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन नेक्स्ट पार्ट इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं एक ऐसा स्पेल क्रिएट करने वाला हूँ जिससे कि ये दो चीजें आपस में एक साथ जुड़ सके। उसके बाद हमारा कम्युनिकेशन और भी ज्यादा आसान हो जाएगा, और जब लोग हम इस परेशानी को सॉल्व कर लेंगे फिर हम आसानी से कम्युनिकेट कर सकते हैं दूसरे के साथ। ये बात सुनकर एमसी उससे कहने लगता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, हमारे जो मेन कस्टमर्स हैं वो हमारी जनरल पॉपुलेशन है, यानी कि कॉमन लोग। तो क्या हम लोग ऐसा प्रोडक्ट बना सकते हैं जिसकी प्राइस जितनी कम हो सके उतना रख सके ताकि सभी लोग इसका इस्तेमाल कर सकें। ये बात सुनने के बाद फिलिप उससे कहने लगता है कि ये काफी आसान है, हम यहाँ पर लेयर साउंड की जो समनिंग मैजिक का साउंड का जो एक्टिवेट करने का मैजिक है हम उसे लेयर वाइज लेयर सेट करने वाले हैं, और इस्तेमाल करने के लिए तुम्हें ज्यादा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। कोई भी कस्टमर अगर बस इसका नंबर डालेगा तो वो कनेक्ट कर सकता है दो के बीच में। ये बात जानकर एमसी खुश हो जाता है और उससे क्या लगता है कि जैसा कि मैंने उम्मीद किया था हाई लेवल के कास्टर से, यही चीज तो मैं चाहता था। इतनी तारीफ सुनकर फिलिप उससे क्या लगता है कि ये तो बस एक मैजिक रिलेटेड चीज है, यहाँ पर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जो मैं सॉल्व नहीं कर सकता हूँ, मैं फिलिप, और तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं 3 मंथ के अंदर तुम्हें गारंटी देता हूँ कि तुम्हारा प्रोडक्ट कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद आधी साल इस तरीके से गुजर जाती है। आधी साल बाद उसने अपने जो प्रोडक्ट था विंसेंट वाला, वो फाइनली उसकी ग्रैंड ओपनिंग स्टार्ट होती है। इसको सुनने के बाद सभी के सभी लोग ताली बजाना चालू कर देते हैं, और एल्फ के चीफ को जब इसके बारे में पता चलता है तो वो काफी ज्यादा खुश होता है, क्योंकि सभी की मेहनत इसमें लगी थी इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, और इसकी जो रेंज है वो स्टार्टिंग प्रोडक्ट की 10 किलोमीटर तक बढ़ा दी जा चुकी है। और इस समय के दौरान जो लियू के एफर्ट के बारे में पूरे के पूरे गांव वालों को पता चला, और उसका जो माइंड सेट था सभी का पूरी तरीके से बदल चुका है। इसको अब अलग नजरिए से देखते हैं सभी लोग, और विलेज चीफ ने हमसे कहा है कि वो इस तरीके से कंटिन्यू करना चाहते हैं हमारे साथ वर्क करना, और वो ऐसे ही फ्यूचर में और भी ज्यादा सिलेक्टिव ब्रीड बनाते जाएंगे, और इसकी जो रेंज है हम लोग पॉसिबल हो सके तो 100 किलोमीटर तक बढ़ाएंगे। बात करें फिलिप के बारे में तो फिलिप की रिसर्च जारी रखी रही और फाइनली उसने अपनी रिसर्च भी कंप्लीट कर ली। तभी हमारे एमसी को अपने ऑफिस में बैठा दिखाया जाता है, तो लियू उसके पास आकर उससे कहने लगती है कि बॉस यहाँ पर एक पार्सल आया हुआ है आपके लिए ओगा किंगडम की तरफ से। इसे देखकर हमारा एमसी थोड़ा सरप्राइज होता है और पता चलता है कि ये तो पार्सल फिलिप की तरफ से भेजा गया है। और तभी हमारा एमसी उस पार्सल को खोलता है और उससे कहने लगता है कि जरा 1 मिनट रुको, इसके अंदर लिखा हुआ है कि मुझे बस ये नंबर डायल करना है। वो नंबर देता है, वो कुछ भी
वो नंबर को तो 11451419 ऐसा कुछ नंबर होता है, उसे डायल करो। जैसे वो बोलता है तो जो फ्लॉवर है वो ऑटोमेटिक एक्टिवेट होने लगता है, उस मैसेज भी तरह की आवाज आने लगती है और वो डायरेक्टली फिल से कनेक्ट हो जाता है। उधर से फिल की आवाज आती है और उससे क्या लगता है कि तो क्या तुम जी लेंगे, क्या तुम मुझे ठीक से सुन पा रहे हो? ये तो काफी ज्यादा अच्छा हुआ कि तुम मुझे सुन पा रहे हो। अब मुझे लगता है कि इस प्रोडक्ट में कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है, सारी परेशानी सॉल्व हो चुकी है। ये बात जानने के बाद एमसीयू से क्या लगता है कि जो ट्रैकिंग प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो चुकी है। वाओ, तभी फिल कहने लगता है कि मैं ऑलरेडी इन बीन्स को एक यूनिक नंबर दे सकता हूँ ताकि वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सके, जैसा कि मैंने तुम्हारे उस बीन पर डाल रखा है। यह एक ऐसा यूनिक मार्ग है, सिर्फ और सिर्फ इसका नंबर डालने पर ही तुम्हारे इस बीन से कनेक्ट कर पाएगा कोई बंदा। और जब तक तुम इसके ऊपर वाले हिस्से को पकड़कर कान में लगाओगे, नीचे वाले हिस्से को अपने मुंह पर लगाओगे, तो तुम आराम से एक दूसरे के साथ बात कर सकते हो और तुम्हें नोटिफिकेशन भी मिलेगा, इसमें ऐसा फंक्शन भी है। ये बात सुनने के बाद एमसी काफी खुश होते हैं। उससे क्या लगता है कि मुझे नहीं पता था कि मैं तुम्हारे साथ बारे में क्या खाऊं, लेकिन तुम वाकई में एक हाई लेवल के कास्टर हो, मानना पड़ेगा। सही, फिर उससे क्या लगता है कि ये तो मेरे लिए कुछ भी नहीं था, तुम बस इस बारे में मत भूलना कि जो मेरा रिवॉर्ड है। इस बात को जानने के बाद एमसी खुश होता है और उससे क्या लगता है कि अब जबकि मेरे पास ये विंसेंट प्रोडक्ट आ चुका है मार्केट में, ये काफी ज्यादा हिट होने वाला है। लियो, मेरी बात ध्यान सुनो, तुम सभी के सभी लोग रेडी हो जाओ, मैं यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने वाला हूँ और उसमें मैं सभी को बुलाऊंगा। ये बात सुनकर वो काफी खुश हो जाती है और तभी हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर डिफरेंट कंट्री के डिफरेंट प्लेसेस के कई सारे मर्चेंट उसके तरफ आते हैं, उन सभी को वो वेलकम करता है और उससे कहने लगता है कि मैं आपका धन्यवाद कहना चाहूंगा कि आप लोग यहाँ पर आ गए हो बिल्कुल कम समय में, लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं आपका समय बर्बाद नहीं करने वाला, बल्कि मैं आपको एक बढ़िया सा प्रोडक्ट दिखाने वाला हूँ। मुझे लगता है कि आपने इसके बारे में पहले सुना ही होगा, लेकिन आपने मेरे बारे में भी सुना होगा कि मैंने किस तरीके से कई सारी डिलीवरीज की थी, इंश्योरेंस भी बेचे थे और फाइनली मैंने आज सभी को यहाँ पर खरीद कर एक नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करने के बारे में सोचा है, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है वो धमाकेदार होने वाला है, जो कि पूरी दुनिया को बदल के रखने वाला है। इसे हम लोग ईवी वर्जन 1.0 के नाम से बुलाएंगे। उसके बाद मैंने इसके फीचर्स के बारे में, कैपेबिलिटीज के बारे में सभी के सभी मर्चेंट को एक्सप्लेन करना चालू किया और जब बाकी के मर्चेंट्स के बारे में पता चला तो सभी के सभी लोग इसको जानकर काफी ज्यादा खुश हो गए और सभी के सभी लोग तो ज्वाइन करना भी चालू कर दिया। और तभी एमसीपी अनाउंस कर देता है कि जो भी इसको खरीदना चाहता है वो प्री ऑर्डर 100 गोल्ड का होगा और रेगुलर प्राइस रहने वाली है वो 70 गोल्ड रहने वाली है और 10 किलोमीटर इसकी रेंज रहने वाली है, तो आप चाहो तो इसे खरीद सकते हो अभी, और अगर प्री ऑर्डर कर दोगे तो आपको और भी ज्यादा फायदा रह जाएगा। और आधे साल के अंदर अंदर हम लोग ये बात की गारंटी देते हैं कि इसकी जो प्राइस है वो रेगुलर मार्केट में 70 गोल्ड का रहने वाली है, और मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि आप में से कोई भी इस चीज को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहता। और जब इस प्रोडक्ट के बारे में सभी लोग को पता चलता है तो सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होने लगते हैं। इस बात को सुनकर एमसी काफी खुश होता है और मन में सोचते हुए क्या लगता है कि जैसा कि मैंने प्लान किया था, जो कॉन्फ्रेंस है वो यहाँ पर खत्म होती है और इमीडिएटली सभी लोग प्री ऑर्डर्स करना चालू कर दिया था और हमारे कंपनी की जो सेल्स थे वो धीरे धीरे करके बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ने गए और हमने एक दिन के अंदर अंदर 760 ई वाइन्स को तुरंत बेच दिया था। और मुझे इतना पैसा कमाने में सिर्फ और सिर्फ एक मिनट का समय लगा। जहाँ पर मैं इतना इंश्योरेंस का पैसा कमाया था, मैंने 6 महीने के अंदर अंदर उतना पैसा मैंने एक दिन में कमा लिया। और इस बार मैं इस वर्ल्ड के टॉप पर पहुंचने वाला हूँ। और धीरे धीरे करके समय गुजरता जाता है, उनके प्रोडक्ट्स काफी ज्यादा मशहूर होने लगते हैं। ऐसे कई महीने गुजरने के बाद फाइनली इसकी जो ईवी का जो प्रोडक्ट है उसमें कम से कम 10,000 यूनिट ऑलरेडी बेच चुके हैं और हर कोई इस चीज का इस्तेमाल करने में लगा हुआ है। डिफरेंट रीजन के, डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग, यहाँ तक कि जो सिटी का मेयर है, चेयरमैन है, वो भी इसको जानकर काफी खुश होता है, जो कि अपनी डार्लिंग से बात करने में लगा हुआ है। उसकी डार्लिंग इसका इस्तेमाल करवाना चाहती है और खरीदना चाहती है। सीधे कहा उसकी वाइफ, यहाँ पर उसकी वाइफ कहती है कि मुझे पता है कि ये वाकई में बहुत आसान है एक दूसरे के साथ बात करना, मुझे और भी चाहिए। तभी चेयरमैन कहता है क्या तुम अपनी सिस्टर के लिए खरीदना चाहती हो, लेकिन तुम्हें पता होगा कि ये चीजें तुरंत बिक जाती हैं, तो हमें खरीदने में थोड़ा दिक्कत आएगी। लेकिन उसकी वाइफ चिल्लाते उससे क्या लगता है मुझे नहीं पता, मुझे ला कर दो। और जिसको देखकर चेयरमैन कुछ भी नहीं कर सकता और क्या लगता है कि ठीक है मैं तुम्हें ला के देता हूँ। और तभी हमें उस आंटी बुढ़िया को दिखाया जाता है जहाँ पर स्टार्टिंग में हमारा एमसीयू से इंश्योरेंस बेचने के लिए आया था लास्ट एपिसोड में, जहाँ पर उसका बेटा वापस से एडवेंचर के लिए जाता है। तो उसकी मॉम उससे कह रही होती है कि बेटे क्या तुमने ईवी वाइन के बारे में सुना है। ये बात सुनने के बाद उसका बेटा कहने लगता है कि हाँ जी मैंने ये सब कुछ ले लिया है, और मैंने सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैं सारा का सारा सामान भी ले लिया और मैंने इस मेटल के बॉक्स में इसको रख रखा है ताकि इसे कोई नुकसान ना हो। तभी वो जब जानकर ये काफ दादी अम्मा काफी तो खुश हो जाती है। तभी हमें मिस साकिबस को दिखाया जाता है जो कि अपने कस्टमर को बाय बाय करती है और तभी अचानक से उसके हाथों में जो फ्लावर लगा होता है, ईवी वैन बांध कर रखी हुई है, उसमें से कॉल बजने लगती है। इसको देखकर वो कहने लगता है कि ओह आप स्टोर से बात करने में लगे हुए हो। इससे इसका काम भी काफी ज्यादा आसान हो जाता है और सभी के सभी लोग इस प्रोडक्ट को काफी ज्यादा धमाके तरीके से यूज करने में लगे होते हैं। इतना ज्यादा काम मिल चुका है आपको कि ये भी काफी ज्यादा थक चुकी होती है और कह रही होती है कि अब दिन ब दिन हमारे जो कस्टमर्स है वो तो बढ़ते ही जा रहे हैं। तभी उसकी दिमाग की बत्ती जलती है और कहने लगती है ओ मैं तो इसके बारे में भूल ही गई। और तभी हमें उस पोशन शॉपकीपर के ओनर को दिखाया जाता है जो कि अपनी डिलीवरी करवाना चाहता है उस वेंसेंट का इस्तेमाल कर और कहता है कि मिस लियू के पास जाकर इसको लेकर आना। और वो शॉपकीपर जैसे ही उस कॉल को उठाता है तो वो मिस साकिबस का होता है और कोई नहीं, जहाँ पर वो अपने उस
जेली पोशन को ऑर्डर कर देती है और वो तुरंत उसे ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए उस पोशन को वहां पर रिलीज कर देता है। जब किंगडम में और चारों तरफ आसपास इतना ज्यादा बवाल मचने में लगा हुआ था, तभी ओक किंगडम के नेशनल एसोसिएशन पर कुछ लोग आपस में जुड़ते हैं और हमारे एम्स ने जो प्रोडक्ट बनाया था उस प्रोडक्ट को एनालाइज करने के बाद उससे कहने लगते हैं कि जो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन है, तुम इस लोगों के इस चीज के बारे में तुम लोग क्या सोचते हो। तभी दूसरा बड़ा उससे कहने लगता है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, अच्छा नहीं है इसके बारे में, ये हमारा जो कम्युनिकेशन करने का तरीका है जो कि हम इस एसोसिएशन पर रूल करते हैं जिस तरीके से वो कमजोर होता जा रहा है। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें इस बंदे से तुरंत तुरंत छुटकारा पाना होगा। मैं सजेस्ट करता हूँ कि जाकर जिसने भी इसे इन्वेंट किया है उसे मार दो। दूसरी तरफ हमें ईस्ट किंगडम के मर्चेंट एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो सभी के सभी मर्चेंट होते हैं। वो आपस में बात करते हुए कह रहे होते हैं कि अगर हम लोग इसे यहाँ पर बेचते हैं तो कोई डाउट वाली बात नहीं है कि हमारी मर्चेंट एसोसिएशन को यहाँ पर काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। दूसरा बंदा क्या लगता है, लेकिन हमारी जो क्वीन है क्या वो इस बात के लिए एग्री होंगी। ये बात का तीसरा बंदा क्या लगता है कि हम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन हम इस प्रोडक्ट का पूरी तरीके से फैमिलियर भी नहीं है। जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा अगर पॉसिबल हो तो मैं वाकई में उस बंदे को यहाँ पर इन्वाइट करना चाहूंगा और हम अपनी क्वीन को इनसे कन्विंस करवाना चाहेंगे। तभी सीन शिफ्ट होता है ब्लैक किंगडम की तरफ। तभी हमें उस नेक्रोमैंसर किंग को दिखाया जाता है जो कि लीच जैसा दिख रहा है, इसकी हड्डी दिख रही होती है और कुछ नहीं है। तभी एक बंदा आता है उसके पास और उससे कहने लगता है कि ओ ग्रेट किंग नेक्रोमैंसर किंग, आपका जो रॉयल सब्जेक्ट है वो आपको कुछ रिपोर्ट देना चाहता है। तभी वो पूछता है क्या है। इस बंदे का नाम डेलमोनर है जिसकी जो रिपोर्ट देने के लिए आया, जो कि वैम्पायर जैसा दिखता है। तो वो उससे कहने लगता है कि मैंने फेंगलू की सिटी में एक मैजिक वाइन के बारे में सुना है जिससे आप लॉन्ग डिस्टेंस में कम्युनिकेट कर सकते हो। मुझे इस बात पर पूरा भरोसा है कि अगर हम लोग उस बीन को खरीदते हैं तो हमारे ट्रूप की जो स्ट्रेंथ है वो काफी बढ़ जाएगी। तभी वो स्केलेटन उससे कहने लगता है, वो किंग उससे कहने लगता है कि मेरे जो ट्रूप है वो ऑलरेडी मेरे मास्टर प्लान के हिसाब से ऑर्गेनाइज हो चुका है, क्या हमें वाकई में इन छोटी मोटी चीजों की जरूरत पड़ेगी। ये बात सुनने के बाद वो बंदा उससे कहने लगता है ये बात सच है, लेकिन फिर भी हमारे जो दुश्मन है वो इस चीज का अगर इस्तेमाल करते हैं तो जो हमारे लिए काफी ज्यादा मुसीबत वाली बात हो सकती है। कम से कम इसे एक्सपेरिमेंट के लिए हम अपने पास तो लेकर आ सकते हैं। ये बात सुनकर वो काफी खुश होता है और उससे कहने लगता है कि आखिरकार इस प्रोडक्ट को क्या कहते हैं। तभी ये वो बंदा उसे बताता है कि इस प्रोडक्ट का नाम आईवेन मैजेस्टी, ये सब लोग इसी नाम से बुलाते हैं। जब ये बात इस स्केलेटन को पता चलती है तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और काफी खुश होते हैं। उससे कहने लगता है कि डेलमिनोर मेरी बात ध्यान सुनो, मुझे और भी बताओ इस इवेंट के बारे में। तभी वो डेलमिनोर से एक्सप्लेन करते हैं, उससे कहने लगता है कि ये एक ऐसा मैजिक है, जहां तक मुझे पता हुआ है एक ऐसा फ्लावर है जिसमें ट्रैकिंग मैजिक लगाया रखा हुआ है और जिसके हिसाब से इसे बनाया गया है उसका बेस एल्बन विलेज में जो पाई जाती है ना वीन, उससे बनाया गया एक्विक वीन से। जब तक उन वीन्स के दो सेम प्रोडक्ट दोनों के पास मौजूद है वो दोनों एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं एक शॉर्टेड रेंज में। लेकिन नॉर्मल एक वीन के बारे में जाने तो उनकी जो रेंज है वो वाकई में बहुत ज्यादा शॉर्ट है, लेकिन इसके जो इन्वेंटर है इसने वाकई में इसकी रेंज को बढ़ाकर काफी ज्यादा बढ़ा दिया है और जो ट्रांसमिशन है इसे काफी ज्यादा आसान बना दिया है इस वीन का इस्तेमाल कर। और बात करें ट्रैकिंग मैजिक के बारे में तो मैंने सुना है कि इसके जो इन्वेंटर है वो फिलहाल मैं लाइट के टावर के पास गया था उसका हाई लेवल के कास्टर से मदद लेने के लिए। उसके बाद हाई लेवल के कास्टर ने उसकी मदद की और उसमें एक यूनिक आइडेंटिफायर लगाया है जिसमें एक इस यूनिक नंबर है, जब तक उसको कॉल नहीं करोगे तब तक वो उस पर कॉल नहीं लगेगा और पर्टिकुलर बंदे से तुम बात कर सकते हो एक ही वीन का इस्तेमाल करके और कोई दूसरा बंदा इसका यूज नहीं कर सकता। और कई सारे समनिंग मैजिक के लेयर भी उसमें ऐड कर दिए हैं उस कास्टर ने, जिससे ही कोई भी बंदा इसे करंट नंबर को लगाने के बाद किसी चेन नंबर की तरह इफेक्ट करने वाला है और ट्रैकिंग मैजिक से उसको कॉन्टेक्ट करने में कामयाब रहेगा और दो वीन्स आपस में कनेक्ट हो जाएंगे कम्युनिकेट करने के लिए। अगर तुम इस फील्ड के एंड को पकड़ लेते हो और उसमें कुछ बोलते हो तो दूसरा बंदा इसको सुनने में कामयाब रहेगा और किसी बंदे को मैजिक यूज करने की जरूरत नहीं है। ये बात सुनकर वो स्केलेटन मन में सोचते हुए कहने लगता है कि ये सीधा नहीं बात हो गई, ये तो एक सेल फोन है। तो हमें पता चलता है कि भाई ये स्केलेटन भी दूसरी दुनिया से आया हुआ है के। हाँ भाई, अगर इसे सेलफोन के बारे में पता है तो ये दूसरी दुनिया से आया है। ये बात जानकर स्केलेटन काफी खुश होता है और उससे कहने लगता है कि मैंने इसके बारे में कभी सोचा भी नहीं था। मुझे इस प्रोडक्ट के सुने हुए कम से कम 230 साल गुजर चुके हैं, लेकिन फाइनली मैंने इसके बारे में किसी के मुंह से सुन लिया है। लगता है कि मेरी तरह ही कोई दूसरा बंदा डायमेंशन ट्रेवल करके यहाँ पर आया हुआ है। चाहे कुछ भी हो जाए मुझे इस बंदे को ढूंढना होगा और उसके सर्कमस्टेंसेस को पता लगाना पड़ेगा। लेकिन तभी ये वैम्पायर डायमेंशन ट्रेवल के बारे में सुनता है तो उसे वो काफी ज्यादा डाउट होता है और ये स्केलेटन के मुंह से भी जो बात निकल जाती है गलती से तो वो उसे पलटने की कोशिश करता है और उससे कहने लगता है कि मेरे कहने का मतलब है कि इसकी जो क्रिएटिव एबिलिटी है वो वाकई में मेरे बराबर है और इस जैसे जो जीनियस है तुम हिस्ट्री में भी हासिल नहीं कर पाओगे। ये बात सुनकर ये वैम्पायर भी शौक होता है और कहने लगता है कि अगर योर मैजेस्टी आप जैसा चाहे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ, अब बस मुझे ऑर्डर दीजिए। तभी ये बंदा उससे कहने लगता है अच्छा ठीक है, तो मेरी बात ध्यान सुनो डेलमर, मैं इस बंदे के साथ कांटेक्ट करना चाहता हूँ जिसने इसे इन्वेंट किया है और वो भी फ्रेंडली तरीके से। तो मैं चाहता हूँ कि तुम उसे यहाँ पर लेकर आ जाओ मैं, ताकि मैं उससे फेस टू फेस मिल सकूँ और चाहे कुछ भी हो जाए वॉयलेंस का इस्तेमाल मत करना, मैं बस उससे बात करना चाहता हूँ।
ये बात सुनने के बाद वो उससे कहने लगता है, वो वैम्पायर, योर मैजेस्टी जैसा आप कहें मैं आपके ऑर्डर को कंप्लीट करूंगा। जब वो वैम्पायर वहां से जाने लगता है तभी हमें एक डीमन को दिखाया जाता है जिसके बड़े बड़े सींग होते हैं, बड़े बड़े पंख होते हैं, जो कि देखने में काफी बवाल लग रही होती है। और वो हमारे स्केलेटन के पास आकर उससे कहने लगता है कि मुझे आपने बुलाया योर मैजेस्टी, लेकिन यहाँ तो सिचुएशन कुछ और ही होती है। तभी वो स्केलेटन कहने लगता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। और तभी ये डीमन उससे कहने लगती है, जिसका नाम बेक्सिस है, और वो कहने लगती है कि मुझे प्रिंसेस बटरफ्लाई के बारे में पता चल चुका है। ये बात जानकर वो काफी तो खुश होता है और उससे कहने लगता है बटरफ्लाई आखिर का ये कहाँ पर है। जहाँ पर वो कहने लगती है कि जब से उसे किडनैप किया जा चुका है मैं उसके वेयर अबाउट्स के बारे में सर्च करने में लगी हुई हूँ, लेकिन अभी कुछ समय पहले मैंने नेक्रोमेंसर मैजिक को फेंगलू सिटी से डिटेक्ट किया है, लेकिन मेरे अलावा वहां पर ब्लैक किंगडम ने किसी को भी सर्च करने के लिए नहीं भेजा था, इसलिए मुझे उस पर थोड़ा सस्पेक्ट होने लगा। मुझे लगता है कि फेंगलू सिटी में ही प्रिंसेस मौजूद है। और जब मैंने अच्छी तरीके से फेंगलू सिटी में वहां पर सर्च करने की कोशिश की तो मुझे वहां पर जो प्रिंसेस बटरफ्लाई का जो मैजिक है वहां पर उनके प्रेजेंस महसूस हुई, लेकिन उसकी जो प्रेजेंस है वो अचानक से डिसअपीयर्ड हो गई है काफी समय, कुछ समय से। इसका मतलब ये हुआ कि इनकी जो करंट की जो कंट्रोल है, आई मीन करंट लोकेशन है, वो किसी के कंट्रोल में है और कोई उसके मैजिक को कंट्रोल करने में लगा हुआ है मैजिक के थ्रू। ये बात सुनकर उस कैरेक्टर को गुस्सा आ जाती है, उससे क्या लगता है कि फेंगलू सिटी वो प्लेस फिर से, तो वो उससे क्या लगता है कि बैक्सिस मेरा कहने का मतलब मेरा जो ऑर्डर है उसे फॉलो करो, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम बटरफ्लाई को वापस लेकर आओ यहाँ पर। अगर तुम्हें जरूरत पड़े तो तुम उसे, जिसने उसे पकड़ कर रखा हुआ है, तुम उसे मार भी सकती हो। ये बात सुनने के बाद ये डीमन अपना चेहरा दिखाती है और जो कि देखने में बहुत भयानक होता है और वो मान जाती है इस बात को मान करने के लिए। दूसरी तरफ में नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा एमसी जागता है, तो एक मेड उसकी तरफ आती है, उससे कहने लगती है गुड मॉर्निंग मास्टर, आपका जो ब्रेकफास्ट है वो रेडी हो चुका है। तो एमसी उसको देखकर कहने लगता है कि मैं अभी आता हूँ, और वापस अपने तैयार होने के बाद हमें बताता है कि मैंने इस ईवीएन का इस्तेमाल कर बहुत ज्यादा पैसा कमा लिया है और मेरे जो रहने गहने का जो तरीका है, घर बार है, वो भी बेटर हो चुका है पहले के मुकाबले में। और अब मेरे पास दो कंपनीज मौजूद है, इंश्योरेंस कंपनी जो कि धीरे धीरे करके ग्रो होने में लगी हुई है और विंसेंट कंपनी जो कि बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो हो रही है। और मुझे इस दुनिया में आए हुए 2 साल गुजर चुके हैं और फाइनली मैं यहाँ पर सक्सेसफुल हो चुका। और तभी उसका मेड उसका ब्रेकफास्ट लेकर उसके पास पहुंच जाती है, तो हमारा एमसी उसे खाने लगता है। तभी मेड उससे कहने लगती है कि आप यहाँ पर अपनी ट्रिप के लिए रेडी हो मास्टर। तभी एमसी उससे कहता है और बताने लगता है कि आज मैं ईस्ट किंगडम की तरफ जाने वाला हूँ। और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि जो ईस्ट किंगडम के मर्चेंट एसोसिएशन है उन लोगों ने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया था, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं उनकी क्वीन को मना सकूं अपना प्रोडक्ट वहां पर बेचने के लिए। अगर मैं ऐसा कर पाया तो वाकई में मुझे और भी ज्यादा प्रॉफिट होगा और मेरा जो प्रोडक्ट है इवन वो इंटरनेशनली जाकर डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। और जब ऐसा होगा तो ईस्ट किंगडम की मर्चेंट एसोसिएशन है वो डेफिनेटली वो मेरे साथ कोऑपरेट करेंगे कि सब्सिडरी कंपनी खोलने के लिए उनके देश में, और उसके बाद मैं और भी ज्यादा पैसे कमा सकता हूँ। और तभी एमसी जाने लगता है और उस मेट से कहने लगता है कि तुम घर का ख्याल रखना, और उसकी मेट कहने लगती है कि यस मास्टर, आप अच्छे तरीके से सुरक्षित तरीके से ट्रेवल करना। और तभी वो वापस अली बाबा के पास पहुंच जाता है और उससे कहने लगता है कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि आखिरकार मैं कितना अमीर बन जाऊं, लेकिन अगर तुम कैरेज को पुल नहीं करना चाहते हो तो मैं तुम पर ही राइड करना चाहूंगा। और फाइनली अली बाबा के साथ निकल पड़ता है अपनी जर्नी पर, और अब इस वर्ल्ड के बारे में बताता है कि यहाँ पर 7 लार्ज कंट्रीज मौजूद है इस वर्ल्ड में, और उन कंट्री में ब्लैक किंगडम, आइस किंगडम, ओगा किंगडम, ईस्ट किंगडम, गिनी किंगडम, टीरू किंगडम और द फेडरेशन ऑफ आइलैंड्स, और इन सभी के सभी 7 कंट्रीज के बीच में मौजूद है फेंगलू सिटी। और इसी कारण से यहाँ का जो डेवलप है वो काफी डेवलप्ड है, वो काफी ज्यादा तेजी से होने में लगा हुआ है। ये ट्रेडिंग पॉइंट बिल्कुल परफेक्ट है और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट देखा जाए तो ईस्ट किंगडम है 7 किंगडम कंट्रीज के मुकाबले में, और इनकी इकोनॉमिक पावर के मुकाबले में जो फेंगलू है वो बिल्कुल भी कंपेयर नहीं कर सकते। अगर मैं अपनी वाकई में एक छोटी सब्सिडरी कंपनी उस ईस्ट किंगडम में खोलने में कामयाब रहा तो जो पोटेंशियल प्रॉफिट आने वाला है मुझे वो मेरी इमेजिनेशन को भी क्रॉस कर जाएगा। और अगर मैं वाकई में इस मिशन को सक्सेसफुली कंप्लीट करना चाहता हूं तो मैंने इसीलिए एक अपने बॉडीगार्ड के तौर पर एक मर्सनरी को हायर कर लिया है। भले ही मेरे पास थोड़े बहुत लोग मौजूद है मेरी सुरक्षा करने के लिए, जो मेरे लिए काफी नहीं होने वाला, मुझे स्पेशल इक्विपमेंट को भी तैयार करना होगा मेरे खुद के लिए। और जो मेरी असली इच्छा थी, जो मेरा सपना था, मैं उसे पूरा करने में कामयाब रहा। जहाँ पर शॉप ओनर उससे हमारा एमसी पूछता है क्या वो प्रोडक्ट रेडी है, तभी शॉप ओनर उससे क्या लगता है कि जी बॉस आपका प्रोडक्ट रेडी है, आप फाइनली यहाँ पर आ चुके हो। और हमें बताने लगता है कि मेरी जो सपना था, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि मैं पर्सनलाइज में एक मैजिक आर्मर क्रिएट करवाना चाहता था अपने लिए। तभी वो ड्वार्फ उससे क्या लगता है कि मैं काफी इंतजार कर रहा था आपका जो मैजिक आर्मर है, जैसे कि आपने रिक्वेस्ट किया था, वो फाइनली मैंने कंप्लीट कर लिया है। और जब हमारा एमसी उस मैजिक आर्मर को देखता है तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है, शौक के मारे उसका मुंह फटा फटा रह जाता है। ये आर्मर वाकई में बहुत ज्यादा परफेक्ट है, मानना पड़ेगा। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इससे फाइट भी की जा सकती है? इसे देखकर तो लगता है। तभी ड्वार्फ उससे कहने लगता है बॉस आपने इसे बनवाने के लिए 80,000 गोल्ड का इस्तेमाल जो किया था, और ये मेरी लाइफ का सबसे ज्यादा बेस्ट इक्विपमेंट है जो मैंने आपके लिए क्रिएट किया है। तभी एमसी पूछता है कि बॉस मुझे बता सकते हो कि आखिरकार इसकी किस तरह की कैपेबिलिटीज हैं, क्या क्या यूज कर सकता है ये? तभी ड्वार्फ कहने लगता है कि मैं इसे सिटी के अंदर तो डेमोस्ट्रेट कर नहीं दिखा सकता, तो अगर हमें करना है तो हमें सिटी के बाहर जाना पड़ेगा। और तभी वे लोग सिटी के बाहर पहुंच जाते हैं और हमारा एमसी इस बात से एग्री होता है। और जब बाकी के एडवेंचर से देखते हैं तो उनका मुंह फटा फटा रह जाता है, शौक के मारो कहने लगता है कि ये तो एक मैजिकल आर्मर है।
तभी एमसी उसको पास आता है और उससे कहने लगता है कि तुम जल्दी जल्दी स्टार्ट कर सकते हो। तभी वो ड्वार्फ अंदर जाता है उस मैजिक आर्मर के और उससे कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, और अंदर जाने के बाद उसे एक्टिवेट कर देता है। और जैसे ही वो एक्टिवेट करता है तो वो मूव करना चालू कर देता है मैजिक आर्मर, और एक्सप्लेन करने लगता है कि किस तरीके से इसका इस्तेमाल कर तुम पावर शूट कर सकते हो, और जिसकी जो लेवल बीम की जो पावर लेवल है वो इतना काफी है कि तुम एक बहुत बड़े बिल्डर को भी तबाह कर सकता है। इतना पावर देखने के बाद एमसी तो कतई खुश हो जाता है और सभी मर्चेंट आई मीन सॉरी जितने भी मर्सनरी वो देखकर शॉक हो जाते हैं, उनका मुंह फटक फटा रह जाता है। और तभी ड्वार्फ उससे कहने लगता है कि अगर तुम इसके पावर सेटिंग को लोअर कर देते हो तो तुम रैपिडली किसी गन की तरह से फायर कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसकी स्पीड के बारे में। मैंने इसके अंदर व्हील्स ट्रांसप्लांट करके रखे हुए हैं ताकि जो इसकी स्टेबिलिटी और इसकी स्पीड को ज्यादा बढ़ाया जा सके, और स्पीड में तुम यहाँ पर थ्रो कर सकते हो। लेकिन जब वो आर्मर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो वो डायरेक्टली किसी चीज से जाकर टकरा जाता है। इसको देखकर एमसी शॉक होते हैं, क्या लगता है कि मास्टर क्या तुम ठीक हो? ये बात सुनने के बाद वो क्या लगता है कि आखिरकार मैं ठीक क्यों नहीं हूँ, क्योंकि मैंने इसमें एक मैजिक शील्ड लगा रखी हुई है, एक बहुत ज्यादा हाई डैमेज को लार्ज डैमेज को एब्जॉर्ब कर सकता है। तो ये छोटी मोटी चीज तो कुछ भी नहीं है मेरे लिए, आई मीन इस आर्मर के लिए। और वो ड्वार्फ उससे बाहर निकल जाता है एक्सप्लेन करने के बाद। और अभी के लिए ये सारी की सारी डेमोन्स्ट्रेशन मैंने तुम्हें दिखा दी है, ये मेन कैपेबिलिटीज है, क्या तुम इनको लेकर सेटिस्फाइड हो? तभी एमसी उससे कहने लगता है कि हाँ मैं एक्सट्रीमली सेटिस्फाइड हूँ इसको लेकर। तभी ड्वार्फ उसे एक बुक देता है और उससे कहने लगता है कि इसको किस तरीके से ऑपरेट किया जाता है, मैंने इसके सारे सारे इंस्ट्रक्शन इस मैनुअल में डाल रखे हुए हैं, तुम इसे रीड कर लेना जब भी तुम्हारे पास टाइम हो। तभी वो पूछने लगता है कि आखिरकार तुम इतनी बड़ी चीज को अपने साथ कैसे ले जाओगे? तभी एमसी अपनी रिंग दिखाता है और उससे कहने लगता है कि बहुत आसान है ये मेरे लिए, और वो पूरे के पूरे आर्मर को अपनी उस रिंग में संभाल लेता है, जिसको देखने के बाद वो काफी शॉक होता है और उससे कहने लगता है कि ये तो एक डायमेंशन रिंग है। तभी एमसी उससे कहने लगता है कि अब हमें आर्मर मिल चुका है, अब हमें चलना चाहिए। और वो मर्सनरी का लीडर भी काफी खुश होता है और चीखे चलने के लिए रेडी हो जाता है। और जब वे सभी के सब लोग वहां से जा रहे होते हैं तो उनसे पूछने लगता है, हे बॉस आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आर्मर आपने मुझे प्रोवाइड करवाया। एमसी उससे कहने लगता है तो वो तभी ड्वार्फ कहता है कोई बात नहीं। और जब ये सब होने में लगा हुआ था तभी हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि उन पर नजर बनाए रखे हुए हैं। उनमें से एक बंदा कहता है कि वे लोग ऑलरेडी जगह को छोड़कर जा चुके हैं, हम उन पर अटैक करने के लिए तैयार है, जब वो ट्रेवल करेंगे तब हम उन्हें निपटा देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए हम उसे ईस्ट किंगडम की तरफ नहीं जाने दे सकते। तभी ये दूसरी तरफ हमें डीमन को दिखाया जाता है जो कि उन दोनों पर नजर रख रही होती है और कह रही होती है कि ये तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, लगता है कि यहाँ पर मर्चेंट एसोसिएशन के लोगों ने इसे मारने के लिए भी भेजा हुआ है, आई मीन दूसरे लोगों ने इसे मारने के लिए भेजा हुआ है इस मर्चेंट को। और भाई इसका जो गंदा था चेहरा इतना अच्छा हुआ करता था, इतना गंदा कर दिया है कि इसको देखकर भी मुझे बहुत गुस्सा आ रही है, और उससे कहने लगती है कि मैं भी देखना चाहती हूँ कि आखिरकार इसके पास किस तरह की एबिलिटीज मौजूद है। उसके बाद एमसी बताता है कि एक बार मैंने सभी के सभी मर्सनरीज को जब एक साथ कलेक्ट कर लिया तो हम लोग ईस्ट की तरफ निकल पड़े, और जब वो लोगों ने अपनी सर्विस को प्रोवाइड करवाया तो हमें कोई परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा ज्यादा। जहाँ पर उनका लीडर उसकी सिचुएशन के बारे में पता करता है और सब कुछ नॉर्मल होती है, तो एमसी उससे कहने लगता है कि तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम वाकई में अपने काम को लेकर काफी ज्यादा सीरियस हो, मानना पड़ेगा। तभी उसका बॉस मर्सनरी का उससे कहने लगता है कि हम लोग बस अपनी जॉब अच्छी तरीके से करना चाहते हैं कि हम अपने एम्प्लॉय को सेफ रखें। तभी उनमें से एक बंदा उससे कहने लगता है कि तुमने आखिरकार हमें इतना ज्यादा पैसा जो प्रोवाइड करवाया है तो हमें अपना वर्क तो अच्छी तरीके से करना ही होगा, और अगर हम लोग अपने काम को अच्छी तरीके से नहीं करते हैं तो हमारे बॉस वाकई में हम पर बहुत ज्यादा गुस्सा करेंगे, और ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं चाहते। तभी उसका बॉस उससे कहने लगता है कि अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें अभी भी पीट सकता हूँ। ये बात सुनकर एमसी हंसने लगता है, उससे क्या लगता है कि अगर ये जो ट्रिप है सक्सेसफुल हो जाती है तो मैं तुम सभी को बोनस में प्राइज दूंगा जब हम लोग वापस लौट के आ जाएंगे। ये बात सुनकर वो बंदा खुश हो जाता है और उससे क्या लगता है कि फाइनली मैं अपने ईयर्स को अपग्रेड कर सकता हूँ। दूसरा बंदा कहने लगता है कि पेमेंट आखिरकार, आई मीन इस बंदे का नाम है पेमो, आखिरकार तुम हमेशा फाइट के बारे में क्यों सोचते रहते हो? तो पेमेंट से कहने लगता है कि तुम इसके बारे में क्या है, तुम कैसे स्पेंड करोगे अपने पैसों को, तुम ये बताओ। तो बंदा कहने लगता है कि मैं अपना लिए एक बहुत बड़ा घर खरीदने वाला हूँ और अपनी वाइफ और बच्चों के साथ उसमें ट्रांसफर हो जाऊंगा। ये बात सुनने के बाद दूसरा बंदा कहने लगता है कि तो क्या हुआ अगर तुम्हारे पास वाइफ है तो? पेमेंट कहता है। तभी दूसरा बंदा पेमेंट की ये बात सुनता है तो उससे कहने लगता है कि तुमने ज्यादातर समय वो गियर खरीदने में निकाल दिया, अगर तुम इतना समय गियर खरीदने में नहीं निकालते तो शायद तुम अपने लिए अब तक वाइफ ढूंढ चुके होते। तभी उनका बॉस उसे मुंह बंद करवाता है और उससे क्या लगता है कि सभी के सभी लोग फोकस करो मिशन के लिए और आगे के बंदों को पता लगाने दो कि आखिरकार क्या होने वाला है। तभी उस बॉस को किसी का अटैक करने का पता चल जाता है तो वो उसके अटैक को रोकने में कामयाब रहता है और अनाउंस कर देता है कि यहाँ पर असैसिन आ चुके हैं। इसको देखकर एमसी शॉक होता है और क्या लगता है कि यहाँ पर क्या चलने में लगा हुआ है। और तभी वो असैसिन उससे कहने लगता है कि जैसा कि मैंने मर्चेंट से उम्मीद की थी, यहाँ पर अपना बहुत ज्यादा पैसा इस्तेमाल किया है अपनी सुरक्षा के लिए इस बंदे ने, हमें इतनी ज्यादा आसान नहीं होने वाला इन्हें हैंडल करने के लिए। तभी एमसी उससे कहने लगता है कि आखिरकार तुम कौन हो बे, मुझे क्यों मारना चाहते हो? वो बंदा कहने लगता है कि मैं तुम्हारी जिंदगी लेने के लिए आया हूँ। एमसी पूछता है कि तुम मुझे मारने के लिए आए हो, लेकिन क्यों? तभी असैसिन उससे कहने लगता है कि तुम्हारा जो इन्विटेशन है वो वर्ल्ड को पूरी, तुम्हारा जो इन्वेंशन है ना वो वर्ल्ड को पूरी तरीके से तबाह कर देगा और हम लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दे सकते, इसलिए हम तुम्हें तबाह करने के लिए आए, पहले ही रोकने के लिए आए हैं। ये बात सुनने के बाद बॉस उससे कहने लगता है उस मर्सनरी का, तुम अपनी बकवास बंद करो, मुझे पता है कि तुम्हारे लोग है वो ऑलरेडी पोजीशन में आ चुके हैं, अब तुम आओ अटैक करने के लिए। ये बात सुनकर वो असैसिन काफी सीरियस हो जाता है और उससे कहने लगता है कि अच्छा ऐसी बात है क्या, लगता है कि हमें ढूंढ लिया जा चुका है जैसी तुम्हारी इच्छा, और चुटकी बजाकर सभी के सभी लोगों को बुला लेता है। तो वहाँ पर जितने भी असैसिन होते हैं वो सभी के सभी लोग पूरे ग्रुप पर अटैक कर बैठते हैं और तभी उनका घमासान नहीं हो तो वहाँ पर चालू होता है और उनमें से वो असैसिन को मारना चालू भी कर देते हैं। लेकिन वहाँ पर और भी बैकअप पे तौर पर और भी लोग आ जाते हैं। तो मर्सनरी का ग्रुप का लीडर उनसे कहने लगता है कि बॉस आप पीछे रहिए, और वो दूसरे बंदे को बोलता है कि तुम बॉस को लेकर यहाँ से निकलो।
तभी एमसी उससे कहने लगता है कि कोई जरूरत नहीं है, मैंने ऐसे ही अपने पैसे थोड़े ना खत्म खर्च किए। और तभी वो अपने मैजिक आर्मर को बाहर बुलाता है। ये देखने के बाद सभी के सभी लोग शॉक हो जाते हैं और हमारा एमसी उसमें अंदर जाने लगता है उसका यूज करने के लिए। लेकिन एक बंदा डायरेक्टली उस पर अटैक करने के लिए कूद पड़ता है पीछे से, लेकिन उसका साथी उसे बचाने में कामयाब रहता है रोसे, और हमारे एमसी को मौका मिल जाता है अंदर जाने का। और फाइनली हमारा एमसी उसे एक्टिवेट कर देता है और एक साथ ग्रुप में एक जगह पे इकट्ठा कर लेता है। और जैसे ही वो असैसिन उसे शूट करता है अपने, तो वो मैजिक शील्ड ऑन होने के कारण उसका वेपन उसको क्रॉस नहीं कर पाता और सब लोग ठीक रहते हैं। तभी एमसी कहता है अब मेरी बारी अटैक करने की, और वहां पर अपने हाथ में एनर्जी इकट्ठा करने के बाद एनर्जी ब्लास्ट उनकी तरफ शूट कर देता है, जिसको देखकर धमाके को सब लोग शॉक हो जाते हैं और सभी के सभी असैसिन वहां पर मारे जाते हैं, जिनमें से एक बंदा बचता है जिसका हाथ भी डिस्ट्रॉय हो चुका है। और एमसी उससे पूछता है अब तुम मुझे बताओ कि आखिरकार तुम्हें मुझे मारने के लिए किसने भेजा। तभी बंदा कहने लगता है कि तुम मुझे मार दो, मैं कुछ भी नहीं बोलने वाला। तभी पीछे से एक पावरफुल अटैक आता है, उस बंदे को वहीं पर मार देता है, जिसको देखने के बाद वो असैसिन भी काफी शॉक हो जाता है। और हमें पता चलता है कि ये तो वही डीमन है जो कि इनके पीछे पड़ी हुई थी, और उनसे कहने लगती है कि बस तुम लोग असैसिन ओगा किंगडम के बस इतना ही कर सकते हो, मुझे तो तुम लोगों ने निराश कर दिया। तभी वे सभी के सभी लोग डिफेंस फॉर्मेशन में आ जाते हैं, लेकिन वो डीमन मारने के लिए तैयार ही नहीं है, और वो अपने अटैक करते हो वहां पर जितने भी लोग होते हैं वो सभी को मारना चालू कर देती है और सभी के सभी लोग मारे जाते हैं, और हमारा एमसी भी वहां पर कुछ नहीं कर पाता। तभी अचानक से सब ऐसा चल रहा होता है तो हमारी प्रिंसेस होती है ना बटरफ्लाई, वो हमारे एमसी को बचाने के लिए उसके आगे आ जाती है और उसके अटैक को अपनी पावर से रोकने में कामयाब रहती है। लेकिन हमारा एमसी इसको देखकर काफी शॉक होता है और पूरा का पूरा इलाका बटरफ्लाई से घिर जाता है। तो बटरफ्लाई प्रिंसेस बाहर निकलने के बाद एमसी का हाथ पकड़कर उसे खसीट कर वापस ले जाती है कहीं और, जिसको देखकर वो डीमन काफी सरप्राइज हो जाती है। और एमसी उससे पूछने लगता है कि बटरफ्लाई आखिरकार तुम भागने में क्यों लगी हुई हो। और बटरफ्लाई उससे कहने लगती है क्योंकि हम उस ओल्ड हैक को बिल्कुल भी नहीं हरा सकते, वो काफी पावरफुल है। तभी पीछे से एक अटैक आता है जिसमें एक धमाका होता है, लेकिन वो दोनों के दोनों उस धमाके के कारण एक दूसरे से दूर हो जाते हैं और वो नीचे जाकर गिर जाता है हमारा एमसी। वो डीमन हमारे एमसी और उस बटरफ्लाई प्रिंसेस के पास पहुंच जाती है और पहुंचने के बाद उससे कहने लगती है प्रिंसेस बटरफ्लाई आखिरकार आप मुझसे इतना ज्यादा भागने में क्यों लगी हुई हो, और आखिरकार तुम ओल्ड हैक किसे कह रही हो। जिस बात को देखकर उसे गुस्सा आती है डीमन को, और ये मेरे लिए काफी ज्यादा आसान नहीं था एक किडनैप्ड प्रिंसेस को ढूंढना। अब तुम मेरे साथ शांति से किंगडम में वापस चलो और बात करें इस टेररिस्ट के बारे में जिसने तुम्हें किडनैप करने के बारे में भी सोचा है, इसे तो हमें यही मार सकते हैं और अब तुम यहाँ पर मर सकते हो। और वो हमारे एमसी पर अटैक कर देती है, लेकिन बटरफ्लाई अपने मैजिक का इस्तेमाल कर हमारे एमसी को बचाने में कामयाब रहती है फुल फोर्स से। और बटरफ्लाई उससे कहने लगती है कि तुम्हें गलतफहमी हुई है, इस बंदे ने मुझे किडनैप नहीं किया है। लेकिन ये तो ओल्ड हैक तो बिल्कुल सुनने के तैयार नहीं है और उससे कहने लगती है क्या आखिरकार अगर ऐसी बात है तो वो रिंग क्यों पहना हुआ है। ये जो डायमेंशन रिंग है वो एक नेशनल ट्रेजर है, क्या तुम्हें इसके अंदर काफी आधे साल से बंद कर नहीं रखा गया है। तो बटरफ्लाई से कहने लगती है कि मुझे यहाँ पर इसमें लॉक कर नहीं रखा गया था, मैं अपनी इच्छा से बाहर और अंदर जा सकती हूँ जैसे कि मैंने अभी किया था। लेकिन जो होल्ड हैक तो सुनने को तैयार ही नहीं होती और वो बार बार धमाके करने लगती है हमारे एमसी की तरफ। लेकिन हमारा एमसी किस तरीके से बचने में कामयाब रहता है और उससे कहने लगता है कि यहाँ पर वाकई में जैसी वुमन से बात करने का कोई फायदा ही नहीं बनता, ये सिर्फ वॉयलेंस को समझेगी। तो हमारा एमसी वापस से अपने मैजिक आर्मर को बुला लेता और उसका इस्तेमाल करने के लिए चालू हो जाता है। लेकिन वो होल्ड हैक तो मानने के लिए तैयार ही नहीं है और उससे कहने लगता है कि तुम फाइनली अपने फेवरेट लिटिल टॉय को मुझसे फाइट करने के लिए लेकर आ चुके हो, लेकिन तुम ये बात भूल रहे हो कि तुम मुझे नहीं हरा सकते और ये लोहे का टुकड़ा मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और वो अटैक कर देते इस लोहे के टुकड़े, जिसको देखकर एमसी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। उसके पूरे 80,000 गोल्ड तो चले जाते हैं पानी में, आई मीन आग में। तभी ओल्ड हैक उससे कहने लगती है कि भागने के बारे में तो बिल्कुल भी मत सोचना, और वो अपना मैजिक का इस्तेमाल कर हमारे एमसी और प्रिंसेस बटरफ्लाई को पकड़ने में कामयाब रहती है और उसके पास आ जाती है और उससे कहने लगती है प्रिंसेस मुझे माफ कर देना जो मैं आपके साथ करने वाली, और वो प्रिंसेस को वहीं पर बेहोश कर देती है। और वो फाइनली उसके बाद हमारे एमसी के पास आकर उससे कहने लगती है कि अब तुम मुझे बताओ कि आखिरकार अब मैं तुम्हारे साथ क्या करूं। और वो जिस तरीके से अपनी बड़ी सी लंबी सी जीभ बाहर निकालती है, जिसको देखने के बाद एमसी के पसीने छूट जाते डर के मारे। दूसरी तरफ वैम्पायर उस फ्लैंगलू सिटी में पहुंच जाता है और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि जो इन्वेंटर है आईवीन का वो यहाँ पर होना चाहिए। करेक्ट, यहाँ पर कई सारे ह्यूमंस मौजूद है, मैं सिंपली यहाँ कर नहीं पूछ सकता उनसे, मुझे भी ह्यूमन फॉर्म लेनी पड़ेगी। और वो बचने के लिए ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है और उसके बाद वो उसकी बिल्डिंग के अंदर जाने लगता है। तभी उसकी नजर एक बंदे पर पड़ती है और वो हमारे अंकल जी होते हैं। और अंकल जी उससे पूछते हैं तुम हमारे कंपनी के बिल्कुल भी वर्कर नहीं हो, आखिरकार तुम यहाँ पर क्या करने में लगे हो। तभी वैम्पायर उससे क्या लगता है कि मैं एक राइटर हूँ जो कि इंटरव्यू लेना चाहता है फेमस इन्वेंटर मिस्टर जी का, लेकिन लगता है कि मैं रास्ता भूल चुका हूँ। ये बात सुनने के बाद अंकल जी उससे कहने लगता है कि राइटर, लेकिन मिस्टर जी तो इस वक्त बिजनेस ट्रिप पर गए हुए हैं, वो भी एक दिन हो चुका है निकले हुए। ये बात सुनने के बाद राइटर उससे कहने लगता है कि ओ ऐसी बात है क्या। तभी वैम्पायर उससे पूछता है कि आखिरकार वो कहाँ पर गया है और उसके दांत दिख जाते हैं उसको। इसको देखने के बाद अंकल पूछता है कि आखिरकार तुम्हारे दांतों के साथ क्या हुआ है, क्या तुम एक ह्यूमन भी हो। तो वो वैम्पायर उससे क्या लगता है कि मन में सोचते हुए शिट, लगता है कि इसने मुझे धूल लिया, लेकिन मुझे माफ कर देना, लगता है कि मुझे अपनी पावर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और पावर का इस्तेमाल करके हिप्नोटाइज कर कहने लगता है कि तुम्हारा बॉस किधर है बे। तभी अंकल जी उससे कहने लगता है कि हमारे बॉस इस वक्त मर्सनरी के साथ ईस्ट किंगडम की तरफ निकल पड़े हैं, तो वो रास्ते में होंगे। ये जानकारी हासिल करने के बाद वैम्पायर उसके मैजिक को छोड़ देता है और उससे क्या लगता है कि ईस्ट किंगडम लगता है कि वो अपने प्रोडक्ट को और बढ़ाना चाहते हैं। अभी इस वक्त जो इस कंपनी का बॉस है वो पूरे के पूरे वर्ल्ड के सेंटर में आता है, सबकी अटेंशन उसकी तरफ है मतलब, और इसकी जो जर्नी है वो डेंजरस हो सकती है, मुझे जल्द से जल्द उसे ढूंढना होगा। और तभी रास्ते में वहां पर सभी मरे मर्सनरीज दिखाई देते हैं, इनको देखने के बाद वो काफी शॉक होता है और उनके पास वे अससन को भी देखता है और कहने लगता है कि मर्सनरी और अससन वो भी ओगा नेशनल एसोसिएशन के
लगता है कि यहाँ पर बैटल हुई थी, भयानक बैटल। तभी उसकी नजर एक डेथ नर भी जाती है, जिसको देखने के बाद वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और क्या लगता है कि तो डेथ मैजिक है। और वो मरे हुए विटनेस से पूछना चाहता है और अपनी इसकी स्पिरिट को कॉल करता है और वो बंदा वहीं पर जिंदा हो जाता है थोड़ी देर के लिए। और वो उस बंदे से पूछने लगता है, क्या तुम एक मर्सनरी जो कि मिस्टर जी को एस्कॉर्ट करने में लगे हुए थे, आखिरकार तुम्हें किसका मुकाबला करना पड़ा? तभी बंदा कहने लगता है कि मिस्टर जब हम लोग मिस्टर जी को एस्कॉर्ट करने में लगे थे, तब हम पर असोसिएशन ने अटैक कर दिया था, ओवर किंगडम नेशनल एसोसिएशन के। लेकिन हम किसी तरीके से उन सभी को मारने में कामयाब रहे, उनकी सेफ्टी को बचाने में कामयाब रहे। लेकिन अचानक से बैटल खत्म होने के बाद एक फीमेल डेविल यहाँ पर अपेयर हो गई और हम सभी को यहाँ पर उसने मार दिया। ये बात जानने के बाद वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, जहाँ पर वो मशीनरी से बताने लगता है कि जो डेविल थी वो इतनी तो स्ट्रॉन्ग थी कि हम उसका मुकाबला नहीं कर पाए। और वैम्पायर मन में सोचते हुए कहने लगता है कि एक फीमेल डेविल इतनी स्ट्रॉन्ग, लगता है कि ये बैक्सिस हो सकती है। तो वो उस मशीनरी की आंखों को बंद करता है और उससे क्या लगता है कि मैं समझ चुका हूँ, अब तुम एक ट्रू वॉरियर हो, तुम वाकई में आराम करना चाहिए यहाँ पर। और वो सूंघता है तो पता चलता है कि यहाँ पर कोई भी और दूसरी बॉडी मुझे महसूस नहीं हो रही है। लगता है कि जो इन्वेंटर है वो अभी भी जिंदा है और वहां से उड़कर चला जाता है। और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि बैक्सिस, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम यहाँ पर कुछ भी उल्टा सीधा करने के बारे में नहीं सोचोगी। और मुझे नहीं पता कि अगर तुम क्या करने के बारे में सोचने में लगी हुई हो, लेकिन ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुमने उसे अभी तक मारा ना हो। तभी नेक्स्ट सीन हमें किंगडम का दिखाया जाता है, ब्लैक किंगडम था। यहाँ पर वो डेविल अपने उस किंग के पास आकर उससे कहने लगती है कि मैं अपनी प्रिंसेस बटरफ्लाई को वापस लेकर आ चुकी हूँ योर मैजेस्टी। जिसको देखने के बाद वो काफी ज्यादा खुश होता है। और इस वक्त जो प्रिंसेस बटरफ्लाई वो बेहोश होती है और हवा में उड़ रही होती है। और जब वो किंग उसे बेहोश होकर देखता है तो वो उससे पूछने लगता है, क्या तुमने इसे बेहोश कर लेकर आई हो किसी स्पेल से? तभी वो डेविल उससे कहने लगता है कि मैं आपसे बहुत 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 माफी मांगना चाहूंगी, लेकिन जो प्रिंसेस थी वो रजिस्टर करने में लगी हुई थी और वो मेरे साथ आने के लिए तैयार नहीं थी। तो मेरे पास कोई दूसरा चारा नहीं बचा था जबरदस्ती लेने के लिए आने का अलावा। ये बात सुनने के बाद ये किंग उससे कहने लगता है, खैर इस बारे में भूल जाओ, अगर ऐसी बात है तो इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। तभी वो डेविल उससे कहने लगता है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो मुझ पर दया दिखाई है। तो किंग उससे पूछने लगता है कि तुम मैं बता, उस किडनैपर जिसने बटरफ्लाई को किडनैप किया था उसके बारे में क्या? तभी डेविल उसे बताने लगते हैं किडनैप करने वाला एक रेगुलर बंदा था जो कि मैजिक का भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसको देखकर ऐसा लगता है कि इसके पास बहुत ज्यादा पैसा है, जो कि बिजनेस चलाता है। ये बात सुनकर वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और उससे कहने लगता है एक रेगुलर ह्यूमन, लेकिन ये तो इम्पॉसिबल है क्योंकि जो मेरी बटरफ्लाई है वो डेथ मैजिक में एक्सट्रीमली प्रोफिशिएंट है। ऐसा कोई बंदा हो ही नहीं सकता जो कि इसके अटैक से बचने में कामयाब रहे। और वो किंग काफी ज्यादा उदास होता है और कहने लगता है, मुझे लगता है कि ये सोचने में लगी हुई है कि मैंने इसके पेरेंट्स को मार दिया है, इसलिए वो घर छोड़कर यहाँ से भाग गई थी। तभी किंग उससे पूछने लगता है कि आखिरकार जो किडनैप करने वाला बंदा है वो कहाँ पर है, क्या तुमने उसे ऑलरेडी मार दिया? ये फीमेल डेविल उससे कहने लगती है कि नहीं, मैं योर मैजेस्टी, मैंने इसको अपने मॉन्स्टर के प्रिजन में जाकर बंद कर दिया है और मैं इसे टॉर्चर करूंगी बहुत धीरे धीरे। ये बात सुनने के बाद वो काफी ज्यादा सरप्राइज होता है और मन में सोचता है कि कहने लगता है कि मुझे पता था कि तुम ऐसा ही कुछ करने वाली हो, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। जबकि ये बटरफ्लाई के एस्केप से मौजूद था तो इस बंदे को थोड़ा बहुत तो सफर करना ही बनता है। तभी फिर उसके बाद हमारे एमसी को दिखाया जाता है, जैसे कपड़े उतार दिए जा चुके हैं, चड्डी छोड़कर एक वेब डाल में उसे फंसा दिया जा चुका है। यहाँ पर हमारा एमसी स्ट्रगल करते हुए कहने में लगा हुआ था कि मुझे जल्द जल्द कोई रास्ता निकालना होगा यहाँ से भागने का। तभी वहां पर एक डीमन आ जाती है, वो भी एक स्पाइडर डीमन, जिसको देखकर एमसी शॉक हो जाता है। और वो स्पाइडर डीमन उससे कहने लगती है कि तुम इस तरीके से स्ट्रगल करना बंद कर सकते हो, आखिरकार तुम जैसा बंदा मेरे जाल से आजाद मुक्त कैसे हो सकता है? ये बात सुनकर एमसी उससे कहने लगता है कि अगर तुम ट्राई नहीं करोगे तो तुम्हें पता कैसे चलेगा? ये बात सुनकर स्पाइडर डीमन उससे कहने लगता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे पास वाकई में इतनी ज्यादा हिम्मत है, मैं वाकई में तुम्हें और टॉर्चर नहीं करना चाहती। तभी एमसी कहने लगता है कि आखिरकार इस प्लेस के बारे में इतना ज्यादा कौन सी ग्रेट बात है, और तो आखिरकार तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलती हो मेरे जैसे फैंगलू सिटी में? मैं तुम्हें इतना ज्यादा पैसा प्रोवाइड करवाऊंगा कि तुम इतना सोच भी नहीं सकती हो। भाई हमारा एमसी इस स्पाइडर डीमन को पटाने की कोशिश कर रहा है या फिर खरीदने की कोशिश कर रहा है। तो ये बात जानने के बाद जो स्पाइडर डीमन है काफी सरप्राइज हो जाती है और उससे कहने लगती है कि आखिरकार मुझसे ज्यादा तुम तो ज्यादा विलन टाइप के क्यों लग रहे हो मुझे? ये बात सुनने के बाद एमसी उससे कहने लगता है कि यार तुम्हें अगर पैसा नहीं चाहिए तो मैं तुम्हें जॉब दे सकता हूँ, वहाँ की जो सैलरी है वो डेफिनेटली यहाँ के मुकाबले में काफी ज्यादा हाई है, यहाँ पर तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल्स को वॉच करना रहता है, देखना रहता है। ये बात सुनने के बाद उस स्पाइडर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाती है क्योंकि हमारा एमसी बकवास किया जा रहा होता है और उससे कहने लगता है कि अगर चीजें अच्छी चलती रही तो शायद तुम एक अच्छे मर्द से मिल जाओगी और उसके साथ शादी कर लोगी और तुम्हारा परिवार बस जाएगा। और इतनी बकवास सुनने के बाद जैसे उस स्पाइडर को गुस्सा आती है तो वो उसके वेब से उसका मुंह बंद करा देती है, बहुत बोलता है साला। और उसके पास आकर उससे कहने लगती है कि तुम बहुत बोलते हो भाई, तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है कि तुम ब्लैक किंगडम के कोई गेस्ट वगैरह हो, तुम वाकई में बहुत एनर्जेटिक हो, तुम्हें लगता है कि तुम थोड़ा बहुत मेरे साथ खेल पाओगे? तभी वहां पर वो फीमेल डेविल आ जाती है और उससे कहने लगते कि आखिरकार तुम मेरे शिकार के साथ क्या करने वाली हो, ये मेरा शिकार है। तभी स्पाइडर उससे कहने लगते कि लेडी बिक्सी आप यहाँ पर आ गए। तो वो फीमेल डेविल अपना एनर्जी निकालते रिलीज करते उससे कहने लगते कि अब हमें कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए अपनी वार्तालाप। इतना देखने के बाद एमसी के आंसू निकल पड़ते हैं डर के मारे। तो फीमेल डीमन हमारे एमसी से कहने लगती है, क्या तुम्हारे पास किसी तरह की कोई सजेशन है ह्यूमन? क्या मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करे हुए कुत्तों को खिला दूं या फिर मैं तुम्हारे धीरे धीरे कट कट करके तुम्हें मारूं?
तुम मुझे बताओ कि आखिरकार तुम किस तरीके से मरना चाहते हो। तो एमसी घबराते हैं, उससे क्या लगता है कि ये तुम पर डिपेंड करता है, तुम जो भी करोगी मैं उसमें कंफर्टेबल हूँ, बट कुछ ऐसा करना जिससे कि मुझे ज्यादा पेन ना हो। ये बात सुनने के बाद स्पाइडर डीमन उसके पास आते हैं, उसकी गर्दन पकड़कर उससे कहने लगती है कि तुम वहां पर मरने वाले हो और तुम यहाँ पर अभी भी बकवास करने में लगे हुए हो। तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें कोई मसाज वगैरह देने के लिए आई हूँ। तभी एमसी उससे कहने लगता है कि अगर तुम मुझे मारना चाहती हो तो आखिरकार तुम मुझे मार क्यों नहीं देती हो, तुम्हें मुझे टॉर्चर करके क्या ही मिल जाएगा। तभी जो फीमेल डीमेल डेविल है उससे कहने लगती है कि ये मैं सब इसलिए करने में लगी हुई हूँ कि मेरे पास ऐसे कई सारे क्वेश्चन है जो मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, और तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे और प्रिंसेस बटरफ्लाई के बीच में क्या चलने में लगा हुआ है, कुछ हुआ है क्या तुम्हारे बीच में। तभी एमसी क्या लगता है कि मैंने उसे किडनैप नहीं किया है, बल्कि उसने मेरी जान कई बार बचाई है। ये बात सुनकर डेविल उससे कहने लगती है कि यही तो चीज है मैं जो तुमसे जानना चाहती हूँ, आखिरकार प्रिंसेस तुम्हारी सुरक्षा क्यों करने में लगी हुई है वे बार बार पे। मुझे ये भी पता है कि वो अपनी कंट्री में वापस नहीं आना चाहती है, लेकिन जब वे तुम्हें बचाकर भागने में लगी हुई थी तो वो तुम्हें अपने साथ ले गई थी, और सारे के सारे एनालाइज करने के बाद मुझे ये बात पता चलता है कि ना तो तुम मैजिक इस्तेमाल कर सकते हो, ना ही तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट हो, लेकिन प्रिंसेस फिर भी तुम्हारी सुरक्षा करने में लगी हुई है, और तुम्हें यहाँ पर अकेले छोड़ने के अलावा तुम्हें प्रोटेक्ट करना उन्होंने ज्यादा सूटेबल समझा। ये बात हमारे एमसी के दिल पर लग जाती है, और वो फीमेल डेवल बहुत ज्यादा भरी हुई है गुस्से से, और चिल्लाते हुए गुस्से से उससे कह रही होती है कि तुम फिल्दी मैन कहीं के, आखिरकार तेरी हिम्मत कैसी हुई हमारी प्रिंसेस को इस तरीके से सिड्यूस करने की, अपने फॉल्स प्रॉमिस के मतलब झूठे वादे कर। जब ये बात हमारे एमसी को पता चलती है तब वो उससे कहने लगता है कि ऑफ कोर्स नॉट, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि मुझे यहाँ पर ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि ये सिंगल लाइफ से भरी हुई है, इसलिए जेलस महसूस कर रही है, और गुस्सा वही वाला महसूस हो रहा है मुझे। यहाँ पर हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि उस प्रिंसेस ने मुझसे बस इतना कहा था कि मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हूँ। ये बात सुनने के बाद उस डेवल को गुस्सा आ जाती है, तो वो हमारे एमसी के सीने पर खरोंच करने लगती है अपने बड़े बड़े नाखूनों से, और खून निकाल देती है। इसको देखकर एमसी कहने लगता है कि तुम ये सब क्या कर रही हो, जिसे देखकर वो डेवल उसके ब्लड के पास पहुंचकर उससे कहने लगती है कि तुम लगता है कि अच्छी तरीके से नहीं खेलने वाले मेरे साथ, ना ही मेरे सवालों को जवाब देने वाले हो, लगता है कि तुम्हारी लाइफ को यहीं पर खत्म होना पड़ेगा। और वो काफी ज्यादा नजदीक आ जाती है उसके ब्लड के पास, जिसको देखकर एमसी शॉक हो जाता है, उससे क्या लगता है कि प्लीज मुझे दूर पास मत आना, दूर रहो मुझसे। और हम वो जो डेविल होती है वो हमारे एमसी का ब्लड अपने जीभ से चाटने लगती है, और जहां पर उसने कट मारा था वो पता है कौन सी जगह है, जैसे कि आप लोग तो पता ही लग रहा होगा देखकर, जिसको देखकर हमारा एमसी ऐसा लगता है जैसे कि वो बहुत ज्यादा प्लेजर मिलने में लगा हुआ हो। तभी वो डेविल उससे कहने लगता है कि तुम्हारा जो ब्लड है वो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छा टेस्ट कर रहा है नॉर्मल ह्यूमन बींग्स के मुकाबले में, और हमारा एमसी शर्म के मारे अपना चेहरा छुपा लेता है। तो वो फीमेल डेविल उससे कहने लगती है क्या तुम्हारा जो फ्लेवर है वो वाकई में इतना यूनिक होगा क्या, तो तुम्हें खाना चाहूंगी मैं। और वो तुरंत जाकर अपनी जीभ हमारे एमसी के अंदर डाल देती है, और वो उसकी एनर्जी को सूखने लगती है, और उसकी सारी की सारी बॉडी की एनर्जी जब वो चूसने लगती है तो हमारा एमसी कहीं शॉक हो जाता है और कहने लगता है कि नहीं, ये मुझे किस विस नहीं कर रही है, बल्कि ये मेरी बॉडी के अंदर की सारी की सारी विटलिटी को एब्जॉर्ब कर रही है, और जब वो सारी की सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती है किसी साकिबस की तरह। खैर एक फीमेल डेविल है, तो वो काफी खुश होते हैं, उससे कहने लगते हैं कि तुम तो वाकई में बहुत डिलीशियस हो, मैंने इसके बारे में कभी भी नहीं सोचा था कि तुम्हारी जो विटलिटी है वो इतनी ज्यादा डिलीशियस होगी, और इतनी ज्यादा डिलीशियस खाया हुआ है मुझे बहुत ज्यादा समय हो चुका है। अगर मुझे वाकई में तुम्हें मारने का ऑर्डर नहीं मिलता तो मैं वाकई में तुम्हें जिंदा रखती, ताकि मैं धीरे धीरे करके तुम्हारे विटलिटी को हर दिन एब्जॉर्ब कर सकूं। कितनी इधर डिलीशियस मील है, वाकई में तुम्हें अपने आप को मारने के लिए मजबूर नहीं कर पा रही, तैयार नहीं कर पा रही हूँ मारने के लिए। तो वो अपनी स्पाइडर डीमन को ऑर्डर देती है, और उससे कहने लगती है कि तुम इसे डेथ के लिवरेज में जाकर फेंक दो, और ये स्ट्रगल करते करते वहां पर मर जाएगा। और वो मान जाती है स्पाइडर डीमन। जाते जाते वो डेविल उससे कहने लगती है कि जो डेथ की लिवरेंट है वो कई सारे बहुत ज्यादा अजीब अजीब और अच्छे अच्छे टॉयज से घिरी हुई है, वहां पर तुम अच्छी तरीके से एंजॉय कर सकते हो अपनी आखिरी सांस लेकर। और हमारा एमसी वहां पर कुछ भी नहीं कर पाता। फिर उसके बाद हमारे एमसी को उस लिवरेंज में फेंक दिया जाता है, इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है, बिल्कुल मूव नहीं कर पाता क्योंकि उसके सारे के सारे विचलित को एब्जॉर्ब कर लिया जा चुका है ऑलरेडी। लेकिन वो किसी तरीके से अपनी आंखें खोलता है और कप कपाते हुए उठता है, और मन में सोचते हुए क्या लगता है क्या मैं जिंदा हूँ, क्या मैं मर चुका हूँ, या फिर ये कोई नरक है। जिससे पहले कि मैं बेहोश हुआ था उससे पहले कि मुझे याद है ये है कि उस डेविल ने मेरी सारी की सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद लिवरेंज में फेंक दिया था। कुछ ऐसा ही हुआ था मेरे साथ, लगता है कि मैं इस वक्त उसी लिवरेंज के अंदर हूँ। ये वाकई में कितना ज्यादा पेन वाली बात है, आखिरकार मेरी कोई हमेशा दूसरे झूठे इल्जाम में क्यों फंसा दिया जाता है बार बार। पहले उस चेयरमैन ने फंसा दिया था, अब इस डेविल ने फंसा दिया। तभी जाते जाते उसे एक कपड़ा मिलता है, उस कपड़े को देखकर वो काफी खुश होता है, और उसे अपने शरीर पर लगाने के बाद कहने लगता है कि मैं ऐसी चीजों में फंस चुका हूँ जैसे कि मैं पहली बार उस विलेज में मिला था। मुझे ये भी नहीं पता कि मैं यहाँ से जिंदा लौट भी पाऊंगा या नहीं लौट पाऊंगा। जैसे वो अपना एक कदम बढ़ाता है तो वहां पर जो बहुत ज्यादा जमीन हिलने लगती है, जिससे कि वो अपना बैलेंस नहीं बना पाता और वो नीचे गिर जाता है। और पता चलता है कि वो उसके नीचे तो ट्रैप्स बंधे होते हैं, अगर वो ढंग से पकड़ता नहीं जमीन को तो शायद अब तक वो मारा जा चुका होता। और वो किसी तरीके से ऊपर आने के बाद क्या लगता है कि ये तो वाकई में बहुत ज्यादा क्लोज था, मैंने तो इसके बारे में सोचा भी नहीं था कि मैं मरने वाला हूँ ऑलमोस्ट, मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। तभी वो अपना हाथ एक दीवार पर रखता है तो वो और भी ट्रैप फिर से एक्टिवेट हो जाते हैं, और एरोस वाला, फिर उसके बाद वेम्पायर वाला, आग वाला, पानी वाला, न जाने कितने ट्रैप्स एक्टिवेट करता है। और इतने ट्रैप एक्टिवेट करने के बाद वो काफी ज्यादा थक चुका होता है, तो क्या लगता है कि मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ और मुझे भूख लगी है। क्या मुझे यहाँ पर आए हुए जब से मैंने लास्ट में कुछ खाया था 2 दिन गुजर चुके हैं। तभी हमारा एमसी सामने कुछ देखता है तो उसको देखकर शॉक हो जाता है, और पता चलता है कि ये तो खाना और पानी है।
इसको देखकर उसकी आंखों में चमक आ जाती है और वो तुरंत उसे हासिल करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है फुल रफ्तार में और सीधे खिसक कर चला जाता है और बिना सोचे समझे उसको खाना चालू कर देता है। और जब फाइनली उसका पेट भर जाता है तो वहीं पर लेट जाता है और लेटने के बाद सोचने लगता है और कहने लगता है कि जरा 1 मिनट रुको, यहाँ पर कुछ तो सही नहीं है। आखिरकार इस लिबरिंथ में खाना और पानी कहाँ से आ गया है, जो कि डेथ की लिबरिंथ है, कि ये वाकई में मुझे टॉर्चर करना चाहती है इस तरीके से। तभी जमीन वापस से हिलने लगती है और तभी वहां पर एक जोरदार धमाका दिखाया जाता है और उस दीवार में से निकलता है एक बहुत बड़ा गोलेम और वो गोलेम सीधे जाकर हमारे एमसी पर अटैक करने लगता है और हमारा एमसी अपने आप को बचाने के लिए वहां से भागने लगता है, लेकिन उसके पैर फिसलने के कारण वो वहीं पर गिर जाता है। तो वो गोलेम वापस से उसका पीछा करने लगता है। तो हमारा एमसी एमसी चिल्लाते हुए कहने लगता है कोई तो मेरी जान बचा लो यार, और भागते भागते कह रहा होता है कि आखिरकार अब मुझे क्या करना चाहिए, मैं इस चीज से निपटू तो निपटू कैसे। तभी उसे सामने कुछ दिखाई देता है, उसे ट्रैप्स दिखाई देते हैं और कहने लगता है कि मैं इस ट्रैप्स का इस्तेमाल कर सकता हूँ इसे मारने के लिए। और वो झुककर सामने की तरफ चला जाता है और कहने लगता है क्या ये और भी मेरा पीछा कर सकता है, लेकिन वो गोलम उसका पीछा करता रहता है। और जैसे ही वो ट्रैप एक्टिवेट होता है तो पता चलता है कि वो ट्रैप तो उस गोलम का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाया और वो ट्रैप भी टूट गया उसके सामने आकर। इसको जानने के बाद तो एमसी और भी शॉक हो जाता है और कहने लगता है कि जो गोलम है वो कम्प्लीटली फाइन है, आखिरकार जी इतना ज्यादा हार्ड क्यों है। और तभी हमारा एमसी डेड एंड पर पहुंच जाता है और वो गोलम भी उसके पीछे आ जाता है, जिसको देखकर उठ की फट जाती है और कहने लगता है कि फाइनली क्या मैं मरने वाला हूँ यहाँ पर। और जैसे ही वो गोलम फुल पावर में हमारे एमसी पर अटैक करने वाला होता है तो वो अपनी आंखों को बंद कर लेता है और तभी उसे आवाज सुनाई देती है साइड में से और कोई कह रहा होता है क्या तुम मुझे सुन सकते हो, जिसको देखकर एमसी शॉक होकर कहने लगता है कि आखिरकार तुम कौन हो बे। और तभी वहां पर हमें एल्फ जैसे दिखने वाला बंदा दिखाया जाता है जो कि उससे कह रहा है कि तुम यहाँ पर आ जाओ अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो। और वो फाइनली उसका हाथ पकड़कर हमारे एमसी को खींचने में कामयाब रहता है और वो गोली मुक्का मारता है तो वो हमारे एमसी को नहीं लगता और वो किसी तरीके से बच जाता है। और ये बंदा वहां पर एल्फ जैसे दिखने वाला बंदा उस दरवाजे को बंद कर देता है और हमारा एमसी से कहने लगता है कि ये वॉल काफी ज्यादा हार्ड है, वो गोले हम तक नहीं पहुंच पाएगा। ये बात सुनकर एमसी क्या लगता है कि ये तो बहुत ज्यादा रिलीफ वाली बात है। तो वो उसे अपने कमरे में ले जाता है और उससे क्या लगता है कि तुम मेरे साथ आ जाओ, हम यहाँ पर बात करना अच्छा ही रहेगा, हमें कहीं और जगह सेफ जगह पर वहां पर बैठकर आराम करना होगा। तुम मेरे सीक्रेट बेड में मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ, ये काफी ज्यादा बड़ा नहीं है लेकिन हाँ इतनी जगह तो है कि आराम से कंफर्टेबली बैठ सकते हैं हम लोग, अगर तुम थक चुके हो तो यहाँ पर तुम सो सकते हो। तभी एमसी उससे कहने लगता है कि मैंने इसके बारे में सोचा नहीं था कि डेथ की लिमिटेड में इस तरह की चीज भी मौजूद होगी। तभी एल्फ उससे कहने लगता है इसे ढूंढने में मुझे बहुत ज्यादा समय लग चुका और जो गोले में अब वो यहाँ पर नहीं आ सकता, अब जबकि तुम्हें यहाँ पर खाना और पानी इस लिमिटेड में मिल जाता है तो मुझे लगता है कि तुम पूरी जिंदगी यहाँ पर गुजार सकते हो। ये बात सुनने के बाद एमसी उससे कहने लगता है कि ये वाकई में डेथ के लिमिटेड है क्या। तभी एल्फ उससे कहने लगता है कि सबसे पहले तो अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा, मेरा नाम फेलेड है और मैं एक एक्स जीनियस कास्टर हूँ टावर ऑफ लाइट से और मैं इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेवलिंग पोएट हूँ। ये बात जानने के बाद एमसी कतई शॉक हो जाता है और एमसी उससे कहने लगता है कि इसका मतलब ये हुआ कि तुम आर्चरी करने में काफी ज्यादा अच्छे होगे। तो भी वो एल्फ उससे कहने लगता है कि मैं बस एक प्लेन पोएट हूँ और इससे पहले मैं टावर ऑफ लाइट में सिखाया करता था, एक टीचर की जॉब करता था। ये बात सुनकर एमसी काफी सरप्राइज हो जाता है और उससे कहने लगता है कि मैं उस वक्त वहां पर गया था और मैंने फिल से वहां पर बात भी की थी, क्या तुम उस बंदे को जानते हो और इसका मतलब तुम होगा किंगडम से मिले जुले होगे। तभी वो उससे कहने लगता है कि ऑफकोर्स मैं जानता हूँ, मैं उस बंदे का सीनियर हुआ करता था। अनफॉर्चुनेटली मैंने एक फीमेल स्टूडेंट को वहां पर हरास कर दिया और मुझे जॉब से निकाल दिया गया और तब से मैं उस टावर में बिल्कुल भी नहीं गया हूँ। ये बात सुनकर एमसी कतई शॉक हो जाता है। तभी एल्फ अपनी जर्नी के बारे में बताता है और उससे कहने लगता है एक बार मुझे वहां से फायर कर दिया गया था तो मैं एक ट्रैवलिंग पोएट बन गया और मैं पूरी की पूरी दुनिया में भर में इधर उधर घूमते रहा और जब मैं ईस्ट किंगडम में गया तो मैं वहां पर एक ब्यूटीफुल काउंटिस के साथ प्यार में पड़ गया और वो मुझे अपने साथ वहां पर हमेशा के लिए रखना चाहती थी और हमेशा उसके साथ ही रहूं, लेकिन मैं पूरे के पूरे वर्ल्ड में ट्रेवल करना चाहता था तो मैंने उसको वहीं पर उस डेड नाइट में छोड़कर वहां से चला गया। और जब मैं उसे वहां पर छोड़कर चला गया तो स्ट्रगल करते करते मैं ईस्ट किंगडम से इस ब्लैक किंगडम की तरफ आ गया था, इसके पास के इलाके में, और उसी मूवमेंट पर एक ब्यूटीफुल फीमेल डेविल वहां पर पेट्रोल करने में लगी हुई थी और मैं उस पर राइड करना चाहता था, लेकिन उस फीमेल डेविल ने मुझे यहाँ पकड़ने के बाद यहाँ पर लिबरिंथ में डाल दिया। जैसा कि तुम जानते हो मेरी जो हिस्ट्री है बिल्कुल तुम्हारे जैसी ही थी, टॉर्चर करने के लिए फेंक दिया गया है और इसी तरीके से जो मेरा सपना था दुनिया भर घूमने का वो यहीं पर टूटता है और खत्म होता है। तो हमारा एमसी उससे क्या लगता है कि जो चीजें तुमने की थी इसको देखकर तो ऐसा लगता है कि तुम कोई ट्रेवलिंग पोएट तो बिल्कुल भी नहीं हो। तभी वो उससे कहने लगता है कि मैं कास्टर हुआ करता था लेकिन अब मैं मैजिक का भी इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि जो मैजिकल चेन है जो कि मेरे मैजिक पावर को रोक कर रखती है वो मेरे को लगा कर रखी गई है, जिन्हें एंटी मैजिक चेन के नाम से जाना जाता है। भले ही वो मेरे मूवमेंट को करने में बिल्कुल भी रोकती नहीं है लेकिन मैं मैजिक इस्तेमाल नहीं कर सकता। लेकिन काफी ज्यादा अच्छी बात है कि मैं यहाँ पर तुमसे मिलने में कामयाब रहा। ये बात सुनकर एमसी थोड़ा सरप्राइज होता है और उससे क्या लगता है कि ऐसा क्यों भला। तो वो उसे एक्सप्लेन करता है और उससे क्या लगता है कि मैं तुम्हें काफी समय से ऑब्जर्व करने में लगा हुआ हूँ, तुम भले ही एक रेगुलर ह्यूमन हो लेकिन तुम्हारा जो सेंस है वो काफी अच्छा है। भले ही तुम्हारा जो प्लान था उन ट्रैप्स का इस्तेमाल करके उस गोलेम को मारने का वो फेल हो गया लेकिन ये काफी ज्यादा ब्यूटीफुल था उसमें। ये बात सुनने के बाद एमसी उससे क्या लगता है कि अगर तुमने मुझे पहले देख लिया था तो तुम्हें वहां पर मेरी मदद करनी चाहिए थी। तभी वो बंदा कहने लगता है कि मैं तुम्हें एक सीक्रेट वाली बात बताऊं कि मेरी पूरी की पूरी ऑब्जर्वेशन देखकर ऐसा लगता है कि जो गोलेम है वो इस मेज का एक गार्डियन है। जब तक हम उसे घर आने में कामयाब रहेंगे तो शायद हम लोग यहाँ से निकलने में भी कामयाब रहें। और मुझे उस गोलेम की वीकनेस के बारे में पता चल चुका है और मेरी स्किल्स के साथ
हम लोग अगर एक साथ मिलकर काम करें तो शायद हम उसे हराने में कामयाब रहेंगे। ओह हाँ, मुझे अभी तक तुम्हारे नाम के बारे में नहीं पता, आखिरकार तुम फिल को कैसे जानते हो? और मैं तुम्हारे बारे में भी नहीं जानता अभी तक। तो एमसी उससे कहने लगता है कि मेरा नाम स्लाइम है और मैं एक रेगुलर बिजनेसमैन हूँ, और मैंने उस फिल के साथ एक बिजनेस मैटर के साथ मिला था, बिजनेस मैटर के लिए, और अपनी सारी स्टोरीज के बारे में बताता है कि किस तरीके से 2 साल पहले प्रिंसेस के ब्लैक किंगडम की प्रिंसेस से मिला था, और उस डेविल को लगा कि मैंने उसे किडनैप कर लिया है और वो मुझे यहाँ पर लेकर आ चुकी है। लेकिन तभी वो एल्फ अपनी ठरकी वाली नजरें हमारी एमसी को दिखाता है, उससे क्या लगता है कि ब्यूटीफुल बटरफ्लाई प्रिंसेस, क्या वो प्रिटी है? ये सुनने के बाद एमसी गुस्सा आ जाता है, उससे क्या लगता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि वो प्रिटी है या नहीं है, ये बिल्कुल भी सही समय नहीं है ये फालतू बकवास करने का। तुमने मुझसे कहा कि तुमने उस गोलेम की वीकनेस का पता लगा लिया है, तो मुझे बता सकते हो कि अगर वो कहाँ पर है? तभी उसे बताने लगता है कि मैंने उस गोलेम को कई सारे अटैक्स किए हैं, जबकि कोई भी ब्लेड उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है, लेकिन हम एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर उस गोलेम को हराने के लिए। कैसा रहेगा? ये बात सुनने के बाद एमसी उससे कहने लगता है कि एक्सप्लोसिव तुम्हें ये कहाँ से मिलेंगे? तो वो एल्फ उससे कहने लगता है कि तुम मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ मजेदार चीज। तो वो अपने बेड की तरफ उस बंदे को, एमसी को ले जाता है, और दोनों के दोनों उसके बेड के नीचे देखते हैं तो वहाँ पर बहुत मात्रा में एक्सप्लोसिव रखे होते हैं। और बताने लगता है एल्फ, जब मैं यहाँ पर रहने में लगा हुआ था तो मैंने कई सारे मटेरियल खरीद लिए हैं, और मेरे जो एक्सप्लोसिव थे उन्हीं मटेरियल से कलेक्ट करने के बाद इस लिबरेशन मैंने बना लिए। ये देखकर एमसी कहने लगता है कि ओ माय गॉड, तुमने इसे बनाने में कामयाब कैसे रहे? क्या तुम्हें इस बात का बिल्कुल भी डर नहीं है? तुम इसके ऊपर सोते हो, क्या तुम्हें इससे डर नहीं लगता कि तुम्हें सीधे सीधे अगर वो ब्लास्ट हो गए तो तुम कहाँ पहुंच जाओगे? तुम्हारा पिछवाड़ा पूरी तरीके से जल जाएगा। तभी वो एल्फ उससे क्या लगता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, जो एक्सप्लोजिव है वो मैंने कम्प्लीटली सेफ तरीके से बनाए हुए हैं, और तो और मैंने गोलेम के खिलाफ इसे टेस्ट भी कर लिया है। और जब मैं इस एक्सप्लोजिव की पावर को टेस्ट करने के लिए गया था तो मैंने उस गोलेम को सबसे पहले बैट के तौर पर अपने पास बुलाया, फिर मैंने इस एक्सप्लोजिव को उसके टांगों की तरफ फोड़ दी, जिससे कि उस गोलेम की पूरी पूरी टांग फूट गई थी, जिससे कि वो गोलेम वहां पर खड़ा नहीं हो पाया, और मुझे पता चला कि मेरे एक्सप्लोजिव काम करते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद वो गोलेम अचानक से सेल्फ हील होना चालू कर दिया, उसकी टांग वापस आ गई, जो कि वाकई में शॉकिंग था मेरे लिए। ये बात जानने के बाद एमसी उससे कहने लगता है कि गोलेम वाकई में रीजनरेट हो सकता है, वो भी एक्सप्लोजिव, तो इसका मतलब यूजलेस हुए। तभी वो दूसरा बंदा कहता है कि नहीं, ऐसा बात नहीं, मुझे लगता है कि हमें उसका कोर को उड़ाना होगा, जो कि उस गोलेम का पावर सोर्स है। अगर हम उसको एक्सपोज कर दें हम डेफिनेटली उसके कोर तक पहुंच जाएंगे, और हमारे एक्सप्लोजन आर्ट हमारे काम आएगी। ये बात सुनकर एमसी उससे क्या लगता है कि तुम बिल्कुल सही हो, लेकिन मैं इसको ट्राई करना चाहता हूँ। मैं उस गोलेम को डिस्ट्रॉय करूंगा और तुम इस सभी के सभी एक्सप्लोसिव्स को मेरे एस्केप रूट में जाकर सेट कर दोगे, और उसके बाद ध्यान रखना कि तुम उसके कोर को पूरी तरीके से तबाह कर दोगे। ये बात सुनने के बाद वो एल्फ उससे कहने लगता है, क्या तुम वाकई में बैठ की तरह काम करना चाहते हो? क्या आखिरकार मैं तुमको इतना डेंजरस काम कैसे करने दे सकता हूँ? तो हमारा एमसी उससे क्या लगता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुमसे ज्यादा फास्ट हूँ जोड़ने में, और तुम इस जगह को ज्यादा अच्छी तरीके से जानते हो, तो एक्सप्लोसिव को ऑपरेट करने में ज्यादा आसानी रहेगी। ये बात सुनकर वो बंदा एग्री हो जाता है, और वे दोनों के दोनों एक्सप्लोसिव को लेकर चल पड़ते हैं और एग्री हो जाते हैं। तो एल्फ उससे क्या लगता है कि हम जितना ज्यादा जल्दी उससे निपट लेंगे गोलेम से, उतना जल्दी हम इस ऑफुल प्लेस को छोड़कर चले जाएंगे। और फाइनली उनके समय आ जाता है प्लान को अंजाम देने का। यहाँ पर हमारा एमसी बैठ की तरह उसके लिए काम करता है और उस गोलेम को अग्रेव करता है। तो वो गोलेम हमारे एमसी तरफ बढ़ने लगता है, तो एमसी दिखकर खुश लगता है, उससे कहने लगता है कि बढ़िया, ये समय सही समय पर मेरा पीछा करने में लगा हुआ है। और भागते भागते उस गोलेम से हमारा एमसी काफी ज्यादा थक चुका है, तो वो बंदा एमसी को बुलाता है, उससे क्या लगता है कि तुम यहाँ पर आ जा, और हमारा एमसी उस कोने में पहुंच जाता है, और कई सारे एक्सप्लोसिव उसके साइड में रखे हुए होते हैं, और वो गोलेम भी उसकी तरफ आ जाता है। और तभी वहां पर एक जोरदार धमाका होता है, जिससे कि वो गोलेम का पूरा पूरा आधा हिस्सा फट जाता है। तो वो उससे पूछने लगता है, क्या हमारी ट्रिक यहाँ पर काम करी? और तभी सारा धुआं हटने के बाद वो अल्प शॉक होते हैं, उससे क्या लगता है कि हमारी ट्रिक तो काम ही नहीं की, और एमसी भी कहने लगता है कि हमें उसका कोर बिल्कुल भी नहीं दिखाई दिया। तो वो एल्फ उससे कहने लगता है कि कोई बात नहीं, हमारे पास अभी भी दूसरा मौका है। तो एमसी चिल्लाते उससे क्या लगता है कि आखिरकार तुम इतने पॉजिटिव कैसे हो सकते हो भाई? तभी एल्फ कहने लगता है कि अगर हम लोग यहाँ पर फेल हो जाते हैं और तुम थक जाते हो तो हम दोनों के दोनों इस गोलेम के द्वारा मारे जाएंगे। तो एमसी उससे कहने लगता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। जैसा कि तुमने देखा था उस एक्सप्लोसिव होने के बाद, जब तुमने उसकी टांग फोड़ी थी और उसका टॉप वाला हिस्सा फोड़ दिया था राइट साइड का, तो उसमें हमें कोर नहीं दिखाई दिया। इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें दूसरी तरफ एक प्लान करने होंगे एक्सप्लोसिव को। तुम्हें समझ में आया कि मैं क्या कह रहा हूँ? ये कहने के बाद वो उस एल्फ से कहने लगता है कि मैं समझ चुका हूँ स्लाइम, तुम बस यहाँ पर थोड़ी देर और टेको। यहाँ पर हमारा एमसी वापस से उसे बैठ की तरह काम करता है और गोलेम को अपनी तरफ खींच लगता है, और काफी देर दौड़ने के बाद वो काफी थक जाता है और उसके पसीने छूट लगते हैं, और उससे क्या लगता है कि शिट, मैं और ज्यादा देर तक ऐसे नहीं दौड़ सकता, लेकिन मुझे अपनी जान बचाने के लिए भागना होगा। तभी वो एल्फ फाइनली उसे बुलाता है और उससे क्या लगता है कि स्लाइम तुम इधर आ जाओ, और कई सारे एक्सप्लोसिव आसपास सेट कर देता है, और जैसी गोलेम उसकी तरफ पहुंचता है तो वहां पर ब्लास्ट होता है, और उस ब्लास्ट के साथ उसकी टांग वहां पर फट जाती है। लेकिन वो बंदा हार नहीं मानता एल्फ, और बाकी के कई सारे एक्सप्लोसिव को एक साथ बांधने के वो उस गोलेम की तरफ शूट कर देते, तो वहां पर एक जोरदार धमाका होता है। इसको देखने के बाद वे दोनों के दोनों खुश हो जाते हैं, और हमारा एमसी उससे क्या लगता है कि इस बार तो काम बन ही जाएगा, और वो दोनों के दोनों इधर उधर देखने लगते हैं, और फाइनली वो पूरी तरीके से चूर हो जाता है वो गोलेम। लेकिन अचानक से वो पार्ट्स फिर से मूव होने लगते हैं, और पता चलता है कि उस गोलेम का जो कोर है वो अभी भी सुरक्षित है, और वो ब्लू कलर का कोर चमकता है, और वो गोलेम वापस से बनने लगता है, जिसको देखने के बाद वो दोनों सरप्राइज हो जाते हैं। तो वो एल्फ उससे क्या लगता है कि ये बंदा वापस से रिकवर हो चुका है, और पहले से बड़ा भी हो चुका है। तो एमसी उससे क्या लगता है कि हम लोग बड़ी परेशानी में फंस चुके हैं, यहाँ पर कोई भी ऐसा तरीका नहीं है
हमें उसका कोर भी नहीं मिला। मुझे ये बात समझ नहीं आ, तभी पीछे से कोई बंदा आता है और उससे कहने लगता है कि आखिरकार जिस गोलेम को नेक्रोमेंसर से बनाया गया है उसके अंदर कोर क्यों मौजूद होगा। इसे देखकर वो दोनों सरप्राइज हो जाते हैं और कहने लगता है कि आखिर ये बंदा कौन। और तभी वहां पर एंट्री मारता है कोई और नहीं बल्कि मैं हमारा वही वेम्पू यानी कि वेम्पायर भैया, और वो उस गोलेम को वहां पर फोड़ देता है एक झटके में। इसको देखने के बाद एमसी और एल्फ दोनों ही शौक होते हैं और वो वेम्पायर वो उनको पकड़ता है हमारे एमसी को, और हमारा एमसी काफी शौक होता है उसको देखने के बाद। वैम्पायर उन दोनों को पकड़ने के बाद ले जाने लगता है और उससे कहने लगता है कि मुझे ये बात जानकर काफी ज्यादा खुश हुई कि तुम अभी भी जिंदा हो, मैं तुम्हें अभी यहाँ से निकालता हूँ। और इसी सरप्राइजिंग न्यूज के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगी और नेक्स्ट चैप्टर चाहिए तो जरूर बताना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, एंड साइनिंग आउट।